हेलो डियर स्टूडेंट। सो आज हम आपके नीट 2023 का बायो का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर आसिफ सर और मेरे साथ हजरुद्दीन सर हैं। तो बॉटनी और जूलॉजी का कंबाइंड सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ा इजी पेपर है। फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, बॉटनी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इन प्रोटोनिमा स्टेज। सो मॉस जो है ब्रायोफाइट है। इस ब्रायोफाइट की बेसिकली डोमिनेंट लाइफ साइकिल जो होती है वो गैमेटोफाइट ही होती है। और इस गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट स्टेज होती है बेटा वो प्रोटोनिमा स्टेज होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है कि आपके मॉस की जो प्रोटोनिमा स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज है, इस गैमेटोफाइट स्टेज की फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रोटोनिमा स्टेज है। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका रीज़न इसमें दे रखा है, प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। बिल्कुल ये भी बात एकदम सही है। जो प्रोटोनिमा स्टेज हैं, ये प्रोटोनिमा स्टेज की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट आपके जो मॉस में स्पोरोफाइट जनरेशन में जो कैप्सूल प्रोड्यूस होता है, इस कैप्सूल में स्पोर मदर सेल आपके स्पोर प्रोड्यूस करती है और ये स्पोर एयर के थ्रू माइग्रेट करके आपके जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर ये सबसे फर्स्ट स्टेज जो डेवलप करते हैं वो प्रोटोनिमा स्टेज ही डेवलप करते हैं। देन इसकी लीफ स्टेज डेवलप्ड होती है। तो ये भी बात सही है, बिकॉज आपके स्पोर के थ्रू डायरेक्टली आपके प्रोड्यूस हो रहा है तो पहली स्टेज ही प्रोटोनिमा आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका एक करेक्ट रीज़न भी बन रहा है हमारे पास कि प्रोटोनिमा स्टेज डायरेक्टली स्पोर से प्रोड्यूस होती है, इसीलिए फर्स्ट स्टेज है। तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली आपका सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड है। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज सेलुलोज जो है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता। उसका रीज़न है, इट ब्रेक डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विथ इट। एक्चुअल में क्या है, सेलुलोज एक लीनियर स्ट्रक्चर है। हेलिक्स जो होते हैं वो आयोडीन को होल्ड करके रखते हैं, तो ये लीनियर होने की वजह से आयोडीन को होल्ड नहीं करेगा, आयोडीन से रिएक्ट नहीं करता। इट इज़ ए डाइसेक्राइड। सेलुलोज एक डाइसेक्राइड नहीं है, ये एक पॉलीसेक्राइड है। इट इज़ ए हेलिकल मॉलिक्यूल। हेलिकल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। ये बात बिल्कुल सही है। सेलुलोज जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इस वजह से वो आयोडीन को होल्ड करके नहीं रखता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन है कि भाई विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है इसमें अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें, सो लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक एटीएस जो है, ये नॉन साइक्लिक एटीएस में जो ग्रेना थाइलिकोइड पर हो रही है, इस नॉन साइक्लिक एटीएस में जो फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ये वापस इसके पास नहीं आता। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी फोटो सिस्टम सेकेंड के पास हुई है, इसको फुलफिल करने के लिए ग्रेना थाइलिकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसके इनर साइड मीन्स आपके ल्यूमेन सरफेस पर आपके या ल्यूमेन में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है बेटा, जिससे आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग को ही हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग में यहाँ पर मैग्नीज एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ हो रहा है। क्लोरीन यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन अपना पास दे रखा है मैग्नीज, तो अपना डायरेक्ट आंसर चला जाएगा बेटा मैग्नीज। डायरेक्ट एमटीआर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम फोटोसिंथेसिस से भी रिलेट कर सकते हैं एंड न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एमबीआई से है बेटा। एमबीआई में अगर हम देखें तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड ईएसटी रेफर टू। ईएसटी मेथड ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम आपके डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें दो मेथड यूज़ आते हैं, एक ईएसटी मेथड और एक सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। जिसमें से ईएसटी मेथड जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड है, ये बेसिकली आपके उन सेगमेंट के लिए यूज़ होता है जो अपने आप को एज ए आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर डीएनए का जो पर्टिकुलर सेगमेंट जो अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, मीन्स इससे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम आरएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे डीएनए सेगमेंट को हम ईएसटी मेथड के थ्रू इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उनकी डीएनए में नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंसिंग पता कर सकते हैं। एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन है, तो आप यहाँ पर आंसर अपना डायरेक्ट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल इशू वाले चैप्टर से है। इसमें भी कोई ज़्यादा कहानी है नहीं, क्वेश्चन बड़ा इजी है।
द थिकनेस ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर इन द टर्म ऑफ, अर्थ के सराउंडिंग जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस को हम किस बेस पे मेज़र करते हैं? तो इसका डायरेक्ट मेजरमेंट हम डॉप्सन यूनिट की बेस पे करते हैं। डॉप्सन यूनिट में हम इसको मेज़र करते हैं। एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिख रखा है, तो इसका आंसर अपने पास डायरेक्ट चला जाएगा बेटा क्या? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके एआर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया है एटीपी इज यूज्ड एज द 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की 2 स्टेप में एटीपी यूज होता है, बिल्कुल बात सही है। और ये 2 स्टेप में कहाँ पर यूज होता है? रीजन इसने दिया है द फर्स्ट एटीपी इज यूज कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड द सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग फॉर द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिल्कुल बात सही है। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, सो ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है तो एक एटीपी यहाँ यूज़ होती है, एंड इसी तरह से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, सो 1 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ होता है। तो इस तरह से बाकी आगे के स्टेप में कहीं एटीपी यूज़ नहीं हो रही है, आगे 2 स्टेप में एटीपी कंज्यूम जरूर होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 स्टेप में 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी इसका सही है। और अच्छी बात यह है कि ये रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होती है, बिल्कुल होती है। कहाँ यूज़ होती है? यहाँ यूज़ हो रही है। तो इसीलिए इसका आंसर अपने पास डायरेक्ट चला जाएगा सेकेंड, जहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, और रीज़न जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, बायोटेक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें हैं। क्वेश्चन है अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। क्वेश्चन बायोटेक से है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनें हैं। जब डीएनए का सेपरेशन करते हैं तो डीएनए के जो बैंड है वो विजिबल लाइट में दिखाई नहीं देते, उसके लिए उसको सबसे पहले स्टेन करना पड़ता है इथिडियम ब्रोमाइड से। फिर उसके लिए अपन को जो लाइट यूज में लेते हैं वो यूवी लाइट लेते हैं, जिससे अपन को डीएनए के बैंड जो मिलते हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड मिलते हैं। आंसर जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बायोडाइवर्सिटी से है, बड़ी एज इट इज लाइन उठा कर दी है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अमंग द एविल क्वाड्रेट विच वन ऑफ कंसाइडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ड्राइविंग द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के आपके 4 मेन कॉज दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला आपका फ्रैगमेंट को एक्सटेंशन, ये भी एक मेन, ये भी कॉज है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये भी कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमिक गेन, ये भी बिल्कुल इसका मेन, इसका एक कॉज है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये भी एक कॉज है। तो कॉज तो चारों हैं, अब क्या करें? अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपने को एक हिंट दे रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, कि इन चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो अगर आप एनसीईआरटी में हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का पैराग्राफ अगर आप रीड कीजिए तो उसमें पहली लाइन ही उसकी ये लिख रखी है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। तो यहाँ पर इन चारों में से सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो आता है वो आपके हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर अपना चला जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेल डिवीजन से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। क्या मियोसिस की कौन से स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है? मियोसिस की अगर हम बात करें तो बेटा मियोसिस फर्स्ट जो है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, होमोलोगस पेयर है, उसका सेग्रीगेशन होता है। वहाँ पर सेंट्रोमियर की कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, तो वहाँ पर सेंट्रोमियर का कोई स्प्लिटिंग नहीं है बिकॉज आपके बहुत सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड रहते हैं। लेकिन जब हम मियोसिस सेकंड में जाते हैं जो माइटोसिस के सिमिलर हैं, इस मियोसिस सेकंड में जब क्रोमोसोम है इसका सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है, जहाँ पर क्रोमोसोम के जो बहुत क्रोमेटिड हैं ये आपके स्प्लिट होकर डिवाइड होकर सेपरेट होते हैं। तो इसमें सेंट्रोमियर की जो स्प्लिटिंग होती है ये बेटा आपके मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड स्टेज में होती है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर अपना चला जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है, जहाँ पर क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रमोट द इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। डीप वाटर राइस में इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन कौन करता है? तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो कई बार बच्चे इसमें इंटरनोड इलोंगेशन कर देखकर इसमें जिब्रेलिन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन का एक कॉमन फंक्शन है इंटरनोड इलोंगेशन का।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है लास्ट में, डीप वाटर राइस में कौन करता है। तो डीप वाटर राइस में अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो डीप वाटर राइस मीन्स आपके राइस में जो डीप पार्ट है, इस डीप पार्ट के इंटरनोड इलोंगेशन बेसिकली इथाइलिन के थ्रू होता है, ये जिब्रेलिन के थ्रू नहीं होता। ओवरऑल इंटरनोड इलोंगेशन अगर हम बात करें वो जिब्रेलिन कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ वाटर में डीप पार्ट की तो उसके इंटरनोड इलोंगेशन या पेटियल इलोंगेशन फोटोसिंथेसिस को और इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ये आपके इथाइलिन इसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें अमित सर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज़ वेलकम मैं करता हूँ अमित सर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। इस क्वेश्चन के अंदर आप लैंग्वेज देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कितनी रिकॉम्बिनेशन हो रही है जीन पेयर्स के बीच में ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। अब ये क्वेश्चन में वैसे डायरेक्टली उसने साइंटिस्ट का नाम पूछा है कि किसने किया था, बट हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज पे सबसे ज़्यादा वर्क किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्हीं के एक स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टुअर्टेवेंट। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बेसिकली मैपिंग की थी कि जीन्स को हम क्रोमोसोम पे मैप कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है, अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगी जीन्स के बीच में, और अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी। इसके बिहाफ पे हम जीन्स को मैप कर सकते हैं क्रोमोसोम पे। तो ये डायरेक्टली आंसर इसका जाता है, क्योंकि उसने कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछा हुआ है कि साइंटिस्ट कौन थे। तो हम आंसर कर देंगे अल्फ्रेड स्टुअर्टेवेंट, और ये स्टूडेंट थे किनके, मॉर्गन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2, या हम इसे NADPH ATP एंड NADPH2, इसे हम NADPH, एनसीईआरटी इसको बल्कि ज़्यादा करेक्ट लिखती है NADPH प्लस H+। एक्चुअली ये यहाँ पे NADPH प्लस H+ की फॉर्म में रहता है, आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये एक टेबल, छोटी सी टेबल बना रखी है एनसीईआरटी ने, उसमें इनपुट और आउटपुट में दिया हुआ है कितने एटीपी खर्च होते हैं, कितने एडीपी निकलते हैं, और कितने NADPH उसमें यूज़ होते हैं और कितने NADP निकलते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर एक साइकिल हमें चलानी होती है तो एक साइकिल के अंदर रिडक्शन के अंदर जो पहला प्रोसेस होता है उसके अंदर 2 ATP यूज़ होती है एक साइकिल में। तो अगर आपको 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। इसका मतलब 2 × 6, तो 12 ATP तो आपके यहाँ पे यूज़ हो गए। उसके बाद रीजनरेशन में फिर से ATP खर्च होते हैं, तो 6 ATP, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हो रहे हैं और वहाँ पे हो रहा है 1, तो 6 ATP आपके ये हो गए, तो टोटल हो गए 18 ATP। इसके अलावा अगर NADPH हम देखेंगे तो वो सिर्फ रिडक्शन में यूज़ होते हैं, तो NADPH के भी 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, तो हम कहेंगे 2 NADPH के मॉलिक्यूल हैं, तो इसके हिसाब से 12 वो हो गए। तो हम इसमें आंसर क्या करेंगे, ये ऑप्शन हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है 18 ATP एंड 12 NADPH2, तो हमारा आंसर चला जाएगा इसके हिसाब से थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में आप जानते हो कि यूकैरियोट्स में 3 RNA पॉलीमरेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इन तीनों का रोल भी अलग अलग है, यानी कि अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो इसके अंदर पूछा है हमसे RNA पॉलीमरेज थर्ड बेसिकली। तो थर्ड पॉलीमरेज क्या बनाता है, थर्ड पॉलीमरेज एक तो ट्रांसफर RNA बनाता है, ट्रांसफर RNA को बनाने का काम इसका है। दूसरा क्या बनाता है, ये 5S स्मॉल s, या आप इसे कैपिटल S बोल सकते हो, स्वेडबर्ग यूनिट के लिए यूज करता है, और ये है राइबोसोमल RNA। तो 5S राइबोसोमल RNA बनाता है, और ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA भी बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो ये 3 फंक्शन हैं, 3 काम करता है RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या जा रहा है बच्चों, इसके अंदर थर्ड आंसर। तो हमारा आंसर इसके हिसाब से थर्ड हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज थर्ड के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। ये क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी से पूछा हुआ है, और मॉर्फोलॉजी में डायरेक्टली आपको ये एनसीईआरटी के अंदर एज सच मिलेगा। जैसे इसने पूछा है फैमिली फैबेसी फैमिली फैबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विद रेस्पेक्ट टू स्टामेंस, यानी कि स्टामेंस के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। स्टामेंस के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोशियम, यानी कि एंड्रोशियम की बात कर रहा है वो। और किसके कंपैरिजन पूछ रहा है, पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू द फैमिली फैबेसी बट नोट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी, यानी कि सोलेनेसी और लिलिएसी में क्या नहीं मिलता है। तो आपको सोलेनेसी और लिलिएसी के अलावा बिल्कुल साफ साफ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो स्टामेंस होते हैं वो 2 बंचेस बना लेते हैं, यानी कि 2 बंडल्स में पैक हो जाते हैं, और जब 2 बंडल्स में पैक हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाई एडल्फस, यानी कि डाई एडल्फस कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा
उसके अंदर हम देखने को मिलता है कि 4 पोलन चैम्बर होते हैं और ईच थीका 2 पोलन चैम्बर रखता है, तो हम बोलेंगे ये डाईथीकस है और इसके अंदर 4 पोलन चैम्बर होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर सीधे चला जाता है, जबकि ये प्रॉपर्टी ना हमें सोलेनेसी में देखने को मिलती है ना लिलियसी में देखने को मिलती है। तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है हमारा और डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फिर से ये सेल डिवीजन से क्वेश्चन है। इस बार सेल डिवीजन से बहुत क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम के अंदर, तो आप देखना सेल डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होते हैं वो पूछ रहा है, इनकी अपीयरेंस कब होती है। अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। आप जानते हो प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होती हैं, सब स्टेजेस जिन्हें हम बोलते हैं। उनके अंदर जब सेकेंड स्टेज जाइगोटीन आती है तो उस टाइम पे 2 क्रोमोसोम आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं, इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं और उस टाइम सिनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है पैकाइटिन, और पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होने वाला होता है, और क्रॉसिंग ओवर से जस्ट पहले जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होना है वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का अपीयरेंस पूछा उसने सीधे सीधे, तो इसका आंसर हम सीधे क्या करेंगे, पैकाइटिन। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जाइगोटीन में होता है पैकाइटिन, बट ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है अच्छे से आपकी बुक के अंदर, अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर पैकाइटिन करेंगे, क्योंकि पैकाइटिन स्टेज के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर का जस्ट पहला पार्ट है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का बनना। ठीक है, नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू आसिफ सर, उससे आगे के क्वेश्चन सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इकोसिस्टम से है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। बेसिकली हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला लिखते हैं जीपीपी माइनस आर, इसमें क्वेश्चन आपके पूछ रखा है कि आर की वैल्यू क्या है, कि जीपीपी दे रखा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी आपके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो आर की वैल्यू क्या है। आई थिंक ये आपका हर बच्चा जानता है, क्योंकि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि आर यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो प्लांट ने डिफरेंट एक्टिविटी में अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ की है वो यहाँ पर आर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका सिंपल सा आंसर चला जाएगा बेटा क्या, सेकेंड। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगेन फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है। द रिएक्शन सेंटर इन पीएस सेकंड इज एंड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लाइट। नॉन साइक्लिक एटीएस में जो फोटो सिस्टम सेकंड है बेटा, ये फोटो सिस्टम सेकंड मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटो सिस्टम सेकंड आपके डायरेक्टली 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका डायरेक्ट आंसर अपना चला जाएगा क्या, सेकंड। एमटीआर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है एमबीआई से। क्वेश्चन है द अनइक्वल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द। अब डीएनए को फर्स्ट टाइम जेनेटिक मटेरियल के वे में किसने प्रपोज किया था, तो यहाँ पर आप देखते हो कि भाई 3 एक्सपेरिमेंट आप अपनी एनसीईआरटी में स्टडी करते हो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, एंड देन उसका बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट है, एंड उसके बाद में बेटा आपके हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। तो हर्शे एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसके बेसिस पे इन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रूफ किया कि डीएनए जो है वही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। इससे पहले किसी अदर साइंटिस्ट ने या अदर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ नहीं हुआ था, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपका चला जाएगा क्या, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, इससे भी इस बार अच्छे क्वेश्चन है। तो स्पेलिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन वन जुवेनाइल कन्फर्म हेल्प इन द हैमस्ट्रिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू द क्लियरली सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन में आपके कौन हेल्प कर रहा है और जुवेनाइल स्टेज से मैच्योरिटी स्टेज में कौन लेके आता है, तो ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में एज इट इज़ लाइन दे रखी है कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है, ये जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि प्लांट में जुवेनाइल स्टेज को लीड करके, जुवेनाइल स्टेज को इन्हेंस करके उसको प्लांट को मैच्योरिटी पीरियड में जल्दी से जल्दी लेके आता है, साथ साथ में सीड प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर चला जाएगा क्या बेटा, जिब्रेलिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स है, जहाँ पर डायग्राम दे रखा है आपके कॉर्नकॉब का, उससे आपके क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्नकॉब, कि कॉर्नकॉब में टेसल्स का फंक्शन क्या है। अब ये आपके कॉर्नकॉब में टेसल्स का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली पॉलन ग्रेन को ट्रैप करना होता है, कि पॉलन ग्रेन को ट्रैप करके जो है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को और इनहेंस करता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस को ईजी करता है। कि जो पॉलन ग्रेन एयर में होते हैं, बिकॉज आपके कॉर्न में एयर पॉलिनेशन होता है, तो एयर में जो पॉलन ग्रेन है ये बेटा आपके इजीली अट्रैक्ट हो जाए और ट्रैप हो जाए, और ट्रैप होकर आपके पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए। ओके डियर,
ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 121 G6 का है ये। तो इसमें हमने देखना है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशनल ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो हमें देखना है कि प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं जब हम डीएनए का प्यूरिफिकेशन जब हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 है जो कि G6 कोड से है। इसमें हमें देखना ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशनल ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो जब हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं डीएनए के प्यूरिफिकेशन करने के दौरान हम चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हैं ताकि डीएनए का प्रेसिपिटेट बनाया जा सके। तो डीएनए का जब प्रेसिपिटेट बनाना है तो हमें समझना है कि डीएनए का प्रेसिपिटेट कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है। देखो, हमें 3 एंजाइम यहाँ पर पहले यूज किए थे इस प्रोसेस से पहले। वो 3 एंजाइम हमने देखा था जो कि पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन कर रहे थे, जिसमें हमने सेलुलेज लिया था, या फिर हम पार्टिकुलर सेल के अकॉर्डिंग हम वो एंजाइम यूज कर रहे थे, जिसमें हमने काइटिनेज भी ले सकते थे, या फिर कोई लाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, जिससे हमने पॉलीसेकेराइड को यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं आरएनए को। राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम से हमने आरएनए को भी क्या किया था, ब्रेकडाउन किया था। और हिस्टोन जो कि प्रोटीन है, और प्रोटीन को हमने प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से इसको भी डिग्रेड यहाँ पे कर दिया। तो हम देखते हैं कि डीएनए यहाँ पर बचा है और डीएनए को ही हमने प्यूरिफाई करना है। तो डीएनए तो हो गया यहाँ पे राइट आंसर, ये हमें पता चल गया। तो हम चिल्ड इथेनॉल क्यों डाल रहे हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो चिल्ड इथेनॉल देखने के लिए हम देखते हैं कि इथेनॉल, जब हम बात करें इथेनॉल यहाँ पर एक बेस्ट सोलवेंट का वर्क कर रहा है। बेस्ट सोलवेंट का कैसे, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। डीएनए के बारे में हमें मालूम है 2 बातें, कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और दूसरा ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। कौन सा है, हाइड्रोफिलिक। ये 2 बातें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हमने बोला कि इथेनॉल एक बेस्ट सोलवेंट है जिसके साथ इस प्रोसेस में NaCl यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। और जैसे ही सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं तो ये सोडियम और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो ये फॉस्फेट ग्रुप और ये सोडियम यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज होने की वजह से फॉस्फेट ग्रुप जैसे न्यूट्रलाइज होगा तो डीएनए हमारा लेस हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हाइड्रोफिलिक। और जैसे ही हाइड्रोफिलिक कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी की, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, डीएनए का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन जाएगा। और फिर इसको हम स्पूलिंग की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड दैट इज N, 2N एंड 3N सेल हमें बतानी है इन द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। इन द एम्ब्रियो सैक बताना है हमें। तो एम्ब्रियो सैक जो है हमारा, वो हमारा कहाँ से बनता है, मेगा स्पोरेंजियम से। तो मेगा स्पोरेंजियम में जब हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो ये क्या है, हमारी एक मियोसिस की प्रोसेस है। तो मियोसिस जब होती है तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनता है। तो जो भी एम्ब्रियो सैक में हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या है, हमारी एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स है हमारी। यहाँ पे हमारे होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे हमारा 2 साइनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। तो ये जो सारी एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स हैं वो सारी क्या है, हैप्लॉइड। तो हमें पहली कौन सी दी है, सबसे पहले हम देखते हैं साइनर्जिड। तो साइनर्जिड क्या है, N। अब जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो वो है 2N। एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बनता है, हमें पता है, जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, तब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो ये कैसा हो जाता है, 3N। तो ये हमारा 3N। तो आंसर इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 123 का क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर। तो नेक्टर जो है हम एज ए रिवॉर्ड पोलिनेटर्स को देते हैं। तो एज ए रिवॉर्ड देते हैं, तो हमारा इंसेक्ट जो पोलिनेटर्स है उनको ही हमें रिवॉर्ड देना पड़ता है।
ना विंड पोलिनेटर में हमें चाहिए, बर्ड पोलिनेटर्स में थी में भी लार्ज फ्रेगनेंट नहीं होना चाहिए फ्लावर, एंड बैट में भी फ्रेगनेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फ्लावर के पास ही नहीं आएगा, दैट इज इंसेक्ट पोलिनेटर। आंसर सेकंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा 124 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल पुट इन ए कल्चर, हमने लीफ मेसोफिल सेल को लिया है टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमिना में बी कॉल्ड। अब जो मेसोफिल सेल रहती है हमारी, वो पहले से ही क्या रहती है हमारी, डिफरेंशिएटेड सेल रहती है। तो अब हमें इससे कैलस बनाना है, तो कैलस बनाना है तो हमें इसको फिर से मेसोफिल सेल को फिर से हमें क्या देना पड़ेगा, डिवीजन की कैपेबिलिटी फिर से देनी पड़ेगी, तो फिर से देनी पड़ेगी, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125। तो 125 में हमें दो स्टेटमेंट दे रखे। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द फोर्सेस जनरेट बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट ए जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सीधी की सीधी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी की, तो ये वाली सही है। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस समटाइम 10 to 15 डिग्रीज बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। अब जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, इवेपोरेशन होता है, और हमेशा इवेपोरेशन कूलिंग करता है जिस सरफेस से होता है। और ये एनसीईआरटी में ये जो हमारा 10 to 15 डिग्रीज है, ये सीधा डाटा दे रखा है। सो दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा हमारा सेकंड, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें 126 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनरो इन द ईयर। तो ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको याद रखना है कि 1992 में जो था वो अर्थ समिट जो हुआ था कहाँ पर, रियो डी जेनरो में। तो ये 126 आपका सवाल है। अगला सवाल 127 है जो आपको विपिन सर बताएंगे, बायोटेक का सवाल है। लो सर। थैंक यू सर। देखिए बच्चे, ये बायोटेक का सवाल है, बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर से हम लेंगे, जिसमें बताया गया है इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ ब्लैंक मेटल्स आर यूज्ड। इसमें हमें देखना है कि इस दौरान हमें कौन सी मेटल का यूज करना है जब हम जीन गन को यूज कर रहे हैं, यानी कि इस मेथड के दौरान हम किसका यूज करेंगे, जीन गन मेथड, जिसको हम बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम पार्टिकल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेशन। इसमें मैकेनिकल फोर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने डीएनए को सामने वाली सेल में यानी कि होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इसमें हम टंगस्टन या गोल्ड मेटल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये होगा क्योंकि ये टंगस्टन और जो गोल्ड मेटल है ये एक इनर्ट मेटल है। कौन सी मेटल है ये, इनर्ट मेटल है। और इनर्ट मेटल होने की वजह से ये मेटल सामने वाली सेल यानी कि होस्ट सेल के साथ कोई भी उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर अल्टर नहीं करेगी। तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम कौन सा है, 128। अब 128 के बारे में बात करते हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर सब्सटेंस जा रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो जब भी सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में चीज़ें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाती हैं जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है 129। तो 129 है, इसके बारे में बात करते हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो आपको किस में देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजी का लेसन है, उसमें आपको क्लियर कट एग्जाम्पल दे रखा है। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको मिलता है एक तो चाइना रोज में और पिटूनिया में और किस में, लेमन। तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो क्या है 130। तो 130 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 130 क्वेश्चन है कि इकोलॉजी का बहुत सिंपल सवाल है 130, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है सही है। तो अगर हम बात करें तो देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि
डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। तो बिल्कुल सही है। डेट्रीवोरस कौन होते हैं? जो डेट्राइटस सब्सटेंस जो होते हैं उनके ऊपर जो फीड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस। और डेट्रीवोरस क्या करते हैं? सब्सटेंस को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देते हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। द ह्यूमस इज द फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमस को क्या कर देते हैं, ह्यूमस के अंदर से मिनरल क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट, जो कह रही है कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। तो बिल्कुल सही बात है, जिसमें लीचिंग क्या होती है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो सॉइल के अंदर क्या कर जाते हैं, सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं और जाके नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब डी स्टेटमेंट क्या है, देखिए, द डेट्राइटस फूड चेन बिगेन्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट बच्चा गलत है, देखो, क्योंकि डेट्राइटस जो फूड चेन होती है वो कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट नहीं होती। ये हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से? डेड सब्सटेंस से स्टार्ट होगी। तो ये डी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई? गलत आ गई। अब बात करते हैं अगली स्टेटमेंट क्या है कि अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म। तो ये देखिए, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट दे रखी है कि अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म क्या होता है? एक डेट्रीवोरस क्या है? एनिमल है। तो डेट्रीवोरस जो एनिमल होते हैं वो जब ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल में, तो उस प्रोसेस को क्या नहीं बोलते हम? कैटाबोलिज्म नहीं बोलते, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये डी स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई? गलत। तो टोटल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ए बी सी और क्या हो गई स्टेटमेंट? ए बी सी सही है। तो इसमें देखेंगे ए बी सी ओनली, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारा क्या था? 130 क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे हमारा नीट 23 का हमारा क्वेश्चन पेपर। इसमें अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 131। 131 में आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है? सिंथेसिस फेज, एस फेज, यहीं पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डायरेक्ट इन्होंने मेंशन भी किया है यूकैरियोट के बारे में। हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो ए माइटोसिस होती है, उसमें फेजेस होते ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है एनाटॉमी से। एनाटॉमी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी कह रही है, इंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम नहीं होता ना स्टूडेंट्स, आपको पता है, हमने बहुत बार इसे क्लास में डिस्कस किया है। प्राइमरी जाइलम के पार्ट में ही हम एक्सार्क और एंडार्क की बातें करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। ये भी आपको याद है, हम लोगों ने इसको ट्रिक से याद किया था। चलिए मैं आपको वो ट्रिक याद करवाती हूँ, शायद आपको याद भी आ जाए। हम देखते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने किया था पीसी को हुई एसटीडी, यानी प्रोटोजाइलम जब सेंटर में होता है तो स्टेम के अंदर एंडार्क कंडीशन आती है। स्टेम के अंदर एंडार्क है तो रूट में इनडायरेक्टली क्या होगी आप लोगों के लिए? एक्सार्क कंडीशन। यानी जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा इसमें क्या जाएगा? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो आंसर हमारा फर्स्ट आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम सर। इसमें प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है? जो वर्ड है प्लियोट्रोपी, ये आया है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है मैनी वेज, यानी यहाँ एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आपको पता है वहाँ पर मैनी जीन्स कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? प्लियोट्रोपिज्म, यानी सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया भी पढ़ा था और सीड का शेप और स्टार्च की साइज़ के बारे में हमने उसकी बातें की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, हमने एसएस की ट्रिप से इसको याद किया था। हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, डायरेक्ट आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेती हूँ सर मैं, फिर आपकी बारी आएगी। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। पहली लाइन है हमारी, लेट वुड हैज़ फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल। हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि लेट वुड और अर्ली वुड क्या होती है। आप लोगों को याद भी है अर्ली वुड। अर्ली वुड मीन्स जो सीज़न के अर्ली में आ रही है, स्टार्टिंग में, फेब्रुअरी में आ रही है। फेब्रुअरी में जो हमारी सीज़न होती है वो स्प्रिंग सीज़न होती है।
आप लोगों को पता है स्प्रिंग के अंदर ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर हो रही है, यानी जो हमारी स्टेम है वो मोस्ट एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है तो उसके अंदर जो है फ्यूज जाइलम से तो काम नहीं चलेगा। अर्ली वुड के अंदर मैनी जाइलम होते हैं और बिल्कुल ब्रॉड कैविटी की वेसल्स होती हैं। लेकिन इन्होंने कौन सी वुड की बात की है? लेट वुड। लेट कब आएगी? जब ऑटम आएगी, अगस्त सितंबर के आसपास। कैम्बियम की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल। रीज़न भी क्या दे रखा है? कैम्बियम इज़ लेस एक्टिव इन विंटर। विंटर के समय हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इसलिए कम है। यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलेगा, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 136, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं इसमें, लेंटिसेल्स आर द लेंस शैप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो बेटा, लेंटिसेल्स हैं, ये क्या होती है? इस टाइम पे प्रेजेंट होती है और अपन बात कर सकते हैं ये करते हैं गैस एक्सचेंज में क्या करती है? हेल्प करती हैं। तो अपन डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन बात करते हैं कि बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्डवुड। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या गया? देखो यहाँ पे बात करें अर्ली, अर्ली बेटा क्या बनती है? हार्डवुड का फॉर्मेशन नहीं होता, वहाँ पे बनता है सॉफ्टवुड, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या गया? इनकरेक्ट है। अच्छा, और अपन अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बार्क इज ए टेक्निकल टर्म। देखो बेटा इस पे फोकस करने की जरूरत है। पूरा स्टेटमेंट आपको क्या दिखेगा? यहाँ तक बिल्कुल एकदम करेक्ट दिखेगा। यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, बार्क इज ए टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। बिल्कुल यहाँ तक ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ये नॉन टेक्निकल टर्म है। तो इसके लिए बेटा ये क्या गया स्टेटमेंट? मैम इनकरेक्ट गया बिल्कुल ये। अच्छा, और अपन डिस्कस कर सकते हैं अगला, बार्क रेफर्स टू पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये बेटा पेरिड्रम है, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से, बार्क रेफर टू पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अगला बात करते हैं, फेलोजन इज ए सिंगल। देखो ये सिंगल नहीं है बेटा, ये क्या है यहाँ पे? मैम बिल्कुल हम बात कर सकते हैं अच्छा, तो इसलिए सिंगल मल्टीपल लेयर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या गया? इनकरेक्ट गया। तो अपन डिस्कस कर सकते हैं इसका आंसर। देखो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ये क्या हो गया? करेक्ट गया। अच्छा मैम यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, गलत मेंशन किया बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक कर रखा है। अच्छा अपन हमारा जो ऑप्शन लेने बिल्कुल टाइपिंग में पीपीटी के अंदर मिस्टेक आया है, ए एंड डी कर सकते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है? अपन यहाँ हटा देते हैं। तो मैम यहाँ पे एक आंसर जाएगा ए एंड डी इज करेक्ट। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 137, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ओके, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, लिस्ट फर्स्ट आपके पास गिवन है और इधर बात करते हैं लिस्ट सेकंड आपके पास गिवन है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फेजेस हैं और यहाँ पे उनके कुछ फंक्शंस हैं, या उनको क्या करना है? मैच करना है। तो इसमें देखते हैं, पहला अपन डिस्कस करते हैं, एक बार डायरेक्ट करते हैं। देखो क्विसेंट स्टेज। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? देखो बेटा अपन बात करते हैं, यानी कि यहाँ सीधा चला गया इनएक्टिव फेज। देखते ही एकदम बिल्कुल आंसर टिक करना है। तो देखो मैम अपन डायरेक्ट टिक करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। सी में क्या गया है? सेकंड। तो देखो डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन जा रहा है, इतना ही करना है इसमें, आपको ऐसे कोई परेशान नहीं होना है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं मैम, बिल्कुल इसको इधर उधर करने की कोशिश करते हैं तो फैल जाते हैं। टाइम सेव वाला बिल्कुल, कि ओनली विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इसमें वैसे डिटेल से बात करते हैं बेटा, आओ देखो यहाँ पे बात करते हैं एम फेज। तो एम फेज को अपन बोलते हैं बेटा, देखो डिस्कस है इक्वेशनल डिवीजन बात कर सकते हैं एम फेज को। तो यहाँ से आप मैचिंग कर सकते हो बिल्कुल सीधा। अच्छा, एक बात करते हैं G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? देखो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं, देखो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, किसमें बात करते हैं? G2 फेज में। और इसमें मैम बचा है G1 फेज, और G1 फेज बात करते हैं, देखो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं इनको। देखो यहाँ पे क्या अपने पास क्या है? देखो ये सेल साइकिल है और इसमें डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे है अपने पास है G1 है, S है, और इधर अपने पास क्या है? G2 है, और इधर क्या है? M फेज है। अच्छा, इसमें क्या पूछा? देखो बेटा अपन डिस्कस करते हैं, G1 पूछा है, ये रहा G1, और ये इस फेज और S फेज इनके क्या है? मिड में आ रहा है, इसलिए बेटा क्या गया? ये करेक्ट गया। तो चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं मैम करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 138। देखो बेटा क्वेश्चन है 138, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए assertion A एंड दी अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। तो अपन डिस्कस करते हैं मैम assertion A, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड
from the microsporangium and carried by a एयर करंट, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ये बिल्कुल एनसेटिक लाइन है। और जो बात करना चाहता हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और वो एयर के, बिल्कुल एकदम सिंपल बात है। तो ये आंसर क्या गया इसका, सॉरी असर्शन क्या है, करेक्ट है। अच्छा रीजन की बात करते हैं बेटा, देखो इसमें जब आप पूरा डिस्कस करोगे, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। बेटा मैम बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोलन ट्यूब का तो फॉर्मेशन होता है, सिंपल बात है। तो यहाँ से बात कर सकते हैं कि ए तो क्या इसका करेक्ट है और आर क्या इसका रॉन्ग है। तो डायरेक्ट सीधा आंसर है फॉर। चलेगा मैम आगे बात करते हैं। बिल्कुल मैम क्या बात करें, इसमें पेपर बिल्कुल इजी है, ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है, बिल्कुल एकदम पूरी साल। बिल्कुल मैम देखो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 139, मैथ्स लिस्ट फर्स्ट। वो मैम मैथ्स लिस्ट वाले लगातार कंटिन्यू देखो 2 क्वेश्चन आए। देखो बेटा यहाँ पे डिस्कस करता है, यहाँ पे देखो बेटा इसमें दे रखा है जिंक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जिंक है वो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ से सीधा आपको क्या करना है, यानी बी में फर्स्ट है। अच्छा मैम देखो यहाँ पे बी में ओनली क्या है, फर्स्ट है, और यहीं पे इसका आंसर जा रहा है सीधा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैम फिर कर सकते हैं आगे क्वेश्चन को। फिर भी देखो आयरन है, आयरन क्या करता है यहाँ पे, एक्टिवेटर ऑफ कैटलिज, ठीक है। और ये कैटलिज को क्या करता है, एक्टिवेटर करेगा। तो यहाँ से डिस्कस करता है कि ए में क्या गया, थर्ड। अच्छा अपन और बात करना चाहते हैं, जैसे सी है, बोरोन है। बोरोन वैसे तो क्या करता है, देखो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में क्या करता है, बिल्कुल पोलन ट्यूब वाला था, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा चेंज किया गया। देखो बोरोन के लिए दर्क है कि सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है मैम। तो इसका ये क्या गया, बिल्कुल। तो आगे इसका मैचिंग कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या जाए, बिल्कुल ये तो पता है, होता ही है, सिंपल बात। तो आंसर क्या जा रहा है इसका, फोर्थ बेटा। चलो नेक्स्ट। अच्छा जी मैम, क्वेश्चन नंबर 140 बेटा बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस। देखो बेटा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे अपन फोटोसिंथेसिस में बात कर सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं जैसे रेस्पिरेशन में, हायर प्लांट में डिस्कस कर सकते हैं कि जो कीमोस्मेटिक थ्योरी है वो क्या करती है, जो NADH2 होता है और मैम FADH2 होता है, वहाँ से किस टाइप से ATP फॉर्मेशन होता है वो उसको एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं बेटा, सुनना अच्छे से। देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखो ये मेम्ब्रेन है, ओके। और बेटा इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे अपने पास ओके पंप है जिसे ATP सिंथेटेज कहेंगे, और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है। अब बेटा यहाँ पे सुनने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यू जो ल्यूमन होती है, इसमें क्या होता है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कंटिन्यू क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू H+ इंक्रीज होगा। तो देखो अपन बात कर सकते हैं, देखो बेटा अपना क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, सिंपल बात है। देखते हैं यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 140। तो बेटा इसमें डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोस्मेटिक। देखो कीमोस्मेटिक थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि बेटा यहाँ पे क्या है, एक मेम्ब्रेन अपने पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अपने पास जो पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कंटिन्यू क्या किया जा रहा है कि जो ल्यूमन वाला रीजन है, यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की जा रही है। अच्छा जिससे H+ इंक्रीज होगा तो H+ अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करेगा, मूव करेगा, और जिससे यहाँ पे कंटिन्यू क्या होती है, ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है मैम। तो अपन डिस्कस करते हैं प्रोटोन पंप। अच्छा ये बिल्कुल सही है। अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, नो मैम ये क्या गया, यहाँ पे रोंग गया, तो अपन आगे डिस्कस ही नहीं करना है, प्रोटोन ग्रेडियंट बनना चाहिए। अच्छा इधर बात करता है, देखो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे बात करता है प्रोटोन पंप है। अच्छा बिल्कुल सही है, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट बेटा यहाँ पे बिल्कुल क्या आ रहा है, यूज आ रहा है। तो सिंपल बात है, प्रोटोन तो ये आपके पास है और ग्रेडियंट तो हाई से लो कंसंट्रेशन हो ही जाता है ऑब्वियसली। अच्छा और यहाँ पे ATP सिंथेसिस हो ही रहा है, थोड़ा आपको आगे जानने की जरूरत ही नहीं है, अपना क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो चुका है, ठीक है। और वैसे आप देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रोटोन ग्रेडियंट या NADP नहीं होता बेटा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या गया, इनकरेक्ट गया। तो यहाँ पे देखो फिर से क्या गया, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो इसलिए भी क्या गया, इनकरेक्ट गया। तो चलो बेटा अपने ये 10 क्वेश्चन है मैम ने और जो तो अपने डिस्कस किया है, तो चलेगा आज के लिए, ओके मैम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ बायोटेक का आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को स्टेटमेंट दिए गए हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन कैसे होती है। इस स्टूडेंट में मैं सोचती हूँ कि सर स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी। आप खुद देखिए यहाँ पर है आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड DNA फ्रेगमेंट। स्टूडेंट्स ने सोचा होगा आइसोलेशन ऑफ DNA। आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड DNA फ्रेगमेंट करने के लिए हमें क्या करनी होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
डायरेक्टली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ी होगी, पहले हमें उसे कट करवाना पड़ेगा आरई के साथ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसे कट करेंगे, फिर हम उसे आइसोलेट करवाएंगे। आइसोलेट करवाने के बाद उस फ्रेगमेंट की अमाउंट कम है तो हमें उसकी एम्पलीफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करवानी पड़ेगी, पीसीआर, एंड देन वी हैव टू डू द रिकॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट जा रही है वो हमारी जाएगी, पहले हमारा स्टेप आएगा कटिंग वाला बी, देन आइसोलेशन डिजायर्ड फ्रेगमेंट, देन आएगा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, और फिर आएगा इंसर्शन। मैं दोबारा आप लोगों को ये चीज़ याद करवा रही हूँ, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ना कि डायरेक्टली डीएनए की आइसोलेशन। डिजायर्ड तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप की बात इन्होंने यहाँ पर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 है 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है बेटा। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेज इन द ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ये स्टेटमेंट जो है सही है बेटा, यहाँ नोट बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्वड इन बायोडिग्रेडेबल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए सीवेज पोल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल लॉट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कोजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये बात भी सही है बच्चों। एल्गल ब्लूम्स, एल्गी या प्लैंक्टनिक ग्रोथ का बढ़ना एल्गल ब्लूम कहलाता है, और कोज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, यहाँ तक सही है। इसके बाद है इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, यहाँ पर अपन ने लिख रखा है कि पोल्यूटेड वाटर, इसलिए अपन कहेंगे बच्चों यहाँ पोल्यूटेड वाटर होगा, और यहाँ पर प्रमोट फिशरीज की जगह उनकी डेथ को प्रमोट करेगा। ये तो मतलब डेथ होगी, फिशेज वगैरह की डेथ हो जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट है जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट भी बेटा देख लेते हैं। वाटर हाइसिंथ ग्रोज अबंडेंटली इन यूट्रोपिक वाटर बॉडीज एंड लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। टेरर ऑफ बंगाल, थर्ड आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक प्रकार से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स एक साथ जो है वो एग्जिबिट होंगे, मतलब एक्सप्रेस्ड होंगे। तो इनमें से 5 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है लैंगडोन डाउन ने 1866 में और डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी, ये साइंटिस्ट दे रखा है डाउन। तो ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड नहीं है बेटा, के साइलेंट है, तो पहला गलत। दूसरा सच एन इंडिविजुअल शेयर ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। फेमाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, क्योंकि कैरियोटाइपिक एक्सप्रेशन जो देखेंगे 47 है, तो यहाँ पर एक्स वाई तो मेल हो गया, एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए अपन इसको जो है ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इज शॉर्ट स्टेचर्ड, बिल्कुल, लेकिन सारे शॉर्ट नहीं होते हैं बेटा, इसमें मेल जो है वो अपने बड़ा होता है, मतलब अपन कहते हैं मेल जो है वो लॉन्ग है और फीमेल शॉर्ट हो सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। फिजिकल साइकोमोटर ये सब बेटा डाउन सिंड्रोम की प्रॉपर्टीज हैं, और सच इंडिविजुअल सारे ही सिंड्रोम्स में स्टेराइल्स होते हैं बेटा, इसीलिए अपन इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है बी और ई करेक्ट है और 3 स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट 144 डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, इकोलॉजी से, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से बेटा। ये इंटरेक्शंस दिखाई गई हैं जिनके नाम है म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म और पैरासिटिज्म, और यहाँ पर स्पीसीज ए और बी का रिलेशन शो कर रखा है। प्लस माइनस और जीरो को बेटा अपन जानते हैं, प्लस पॉजिटिव ये नेगेटिव इंटरेक्शन और ये जीरो न्यूट्रल या अनअफेक्टेड, या अपन यूँ बोल सकते हैं कि न नुकसान और न लाभ। अब यहाँ पर म्यूचुअलिज्म जो है प्लस प्लस को शो कर रहा है, इसके अलावा प्लस प्लस कोई नहीं है, दोनों को लाभ और दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। कॉमन सेलिज्म में प्लस जीरो है, तो बेटा मिला लीजिए तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। और एमेंसेलिज्म जो है एक को फायदा नहीं होते हुए भी दूसरे को नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। A flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes into floral meristem। हम लोगों को पता है जो हमारी स्टेम है,
स्टेम के ऊपर नोड एंड इंटरनोड होते हैं, लेकिन जब इसका शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है अगर कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो जितने भी नोड से लीफ निकलने थे उनसे क्या निकल जाएंगी, सेपल एंड पेटल निकल जाएंगी। फीमेल वाला पार्ट बन जाएगा, मेल वाला पार्ट बन जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, फ्लावर फॉर्म हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी। फिर है इंटरनोड ऑफ शूट गेट कंडेंस्ड एंड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोट। डायरेक्ट हमारी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन के बाद ये स्टेटमेंट है कि अगर इंटरनोड हमारा कंडेंस हो गया, उससे जितने भी लीव्स आने थे उन्होंने बाद में मॉडिफाइड होकर क्या बना दिए, सेपल पेटल, और फॉर्मेशन किसकी होगी, फ्लावर की। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यस मैडम। बिल्कुल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। ये क्वेश्चन हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आप लोग ट्रांसलेशन की हेडिंग के अंदर देखेंगे, जहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन मशीनरी के अंदर डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि जो राइबोसोम है डिफरेंट आरआरएनए से भी बना है और उसके अंदर प्रोटीन्स 80 होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। ये प्लांट फिजियोलॉजी के पहले टॉपिक से है, प्लांट वाटर रिलेशन से बेटा। इसमें यहाँ पर जो है 4 टर्म दे रखी हैं, कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन और गटेशन। ये चारों प्रोसेस मतलब इसको अपन को मैच करना है लिस्ट सेकंड से। हम जानते हैं कोहेजन जो होता है बेटा वो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा H2SO2, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको अपन कोहेजन के नाम से जानते हैं। एडेशन जो है बेटा वो अट्रैक्शन टुवार्ड्स पोलर सरफेस। जब बेटा अपन पानी जो है वो जाइलम से और रूट से स्टेम की तरफ जाता है, लीव्स की तरफ जाता है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो कोहेजन है। और जो यहाँ पर सरफेस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है या अपन कहें जो एफिनिटी है उसको अपन एडिशन के नाम से जानते हैं। सरफेस टेंशन जो है बेटा वो अपन जानते हैं मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज होता है, लिक्विड फेज का ही प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, परस्तनाव। और गटेशन जो है वो वाटर लॉसेज इन लिक्विड फेज सम प्लांट्स, तो हम कर सकते। इसलिए आंसर जो है हमारा बेटा सेकंड आंसर होगा। 148 क्वेश्चन में बेटा इधर जो प्रोसेस दे रखी है, मैकेनिज्म दे रखी है, और यहाँ सामने एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं बेटा, मतलब प्रोसेस के ही नाम है। इसी को भी वापस लिस्टिंग करना है। एज इट इज एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन मानी CO2 भी रिमूव हो रही है, CO2 बाहर निकल रही है। ऐसा प्रोसेस जो है वो अपने जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारे बेटा EMP एम्बर्डन मेयर और पार्नस नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो बी में अपन फोर्थ कर सकते हैं, यहाँ पर बी में फोर्थ है, ए में अपना सेकंड है, सी में बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन भी है और ATP का फॉर्मेशन भी है। ये हम जानते हैं बच्चों जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA या क्रेव साइकिल में अपन सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम प्राइमरी एंजाइम है जो डायरेक्ट मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जब सिट्रिक एसिड बनता है उस समय सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम सिंथेज एंजाइम काम में आता है। तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हम लोगों ने इसको एंजाइम वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो एंजाइम है उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव भी। यहाँ इन्होंने दिया मेलोनेट। मेलोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली सक्सीनेट जैसा है, यानी ये जो एंजाइम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज को कॉम्पिटिटिव तरीके से इनहिबिट करेगा। डायरेक्ट ही बिल्कुल, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट NCERT आई है जो हमने स्टूडेंट के साथ सारा साल डिस्कस की है। लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन वापस इकोलॉजी से बेटा। इस बार इकोलॉजी से काफी क्वेश्चन आए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गोसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ये कह रहा है कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो हैं वो कॉम्पिटिंग करेंगी फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इनफीरियर। सुपीरियर की प्रेजेंस में जो है बेटा इनफीरियर एलिमिनेटेड हो जाता है इवेंचुअली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो है वो आर मोर एडवर्सली नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है बेटा। सेकंड स्टेटमेंट में यह आना चाहिए था कि हर्बीवोर्स जो है वो कार्निवोर्स से ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं।
प्रीडेशन भी इन्हीं का होता है, कंपटीशन भी यही झेलते हैं, इसलिए आंसर इज फोर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर जरा सा बदला, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और मैम आप लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए हमारी टीम के और मेंबर आ रहे हैं। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है और आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज ये हमने सारा साल हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में भी और जो हमारे नॉर्मल पेपर होते थे उनमें बार बार यही क्वेश्चन दिए थे। शायद आज हमारे स्टूडेंट को खुशी में नींद भी नहीं आएगी सर। चलिए मिलाते हैं हमारे और टीम मेंबर से। थैंक यू। हम क्वेश्चन नंबर 151 डिस्कस करते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ हम अगर लैक कोपेरन को इमेजिन करें तो लैक कोपेरन से ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको मूव करना है विद रिस्पेक्ट टू जीन नंबर आई। जीन आई फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, द जीन जेड ऑफ लैक कोपेरन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हेयर जीन वाई फॉर परमिएज एंड जीन ए फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो ऐसे अगर हम मैचिंग करते हैं तो इसका आंसर आई से आंसर हमारा आता है, दैट इज आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दैट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लिगामेंट्स आर द डेंस इरेगुलर टिश्यू, जो इनकरेक्ट है, क्योंकि लिगामेंट और टेंडन जो होते हैं वो रेगुलर टिश्यू होते हैं, इरेगुलर टिश्यू नहीं होते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सर अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कार्टिलेज के रेस्पेक्ट में दे रखा है, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। अगर हम बात करें तो कार्टिलेज जो है एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ डेंस रेगुलर और इरेगुलर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से सर दोनों स्टेटमेंट अपने क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। यहाँ एमनियोसेंटेसिस इज नॉट ए स्ट्रेटेजी, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। हेयर कम टू द रीजन। रीजन में हम देखेंगे बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, चेक, चेक का मतलब रोकना, कंट्रोल करना, इंक्रीजिंग मीनक ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तो यहाँ इन दो पे दैट इज द राइट स्टेटमेंट और इनके बेस पे हमारा आंसर बनता है द फर्स्ट वन इज द आंसर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो अपने जॉइंट का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें कार्टिलेज, बॉल एंड सॉकेट, फाइब्रस, सेडल, ये 4 जॉइंट दे रखे हैं और उनके एग्जाम्पल के फॉर्म में या वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो उनके सामने लिस्ट सेकंड में दे रखे हैं। यहाँ वैसे इनको कंप्लीट मैच कर सकते हैं, लेकिन फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो अपने बिटवीन फ्लैट स्कल्स बोन होता है जो मूवेबल नहीं होता। अगर हम बात करें सेडल जॉइंट्स की तो ये प्रेजेंट होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। और अगर हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम। और नेक्स्ट जो भी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हाईएस्ट मूवेबल होता है तो बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो सी में फर्स्ट ऑप्शन से वैसे आंसर निकल जाता है, तो अपना आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप सर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वासा डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट एज इट इज। स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी है, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पाइए, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं और यहाँ अपना आंसर आता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आंसर नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों टेक्निक्स के बेस पे दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि डायग्नोसिस से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स दे रखी है और आपको इस क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। मतलब अर्ली डायग्नोसिस अगर हम किसी डिजीज का करना चाह रहे हैं अर्ली ट्रीटमेंट के पर्पज से, तो इनमें से 4 में से कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड है अर्ली डिजीज डायग्नोसिस में यूज नहीं होता। तो एंजाइम लिंक्ड या एलाइजा और आरडी टेक्नोलॉजी और पीसीआर की अगर हम बात करें तो ये अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है। और सीरम एंड यूरिन एनालिसिस तब काम आता है जब सिम्टम अच्छे लेवल पे दिखने लगते हैं और इसका मतलब कि डिजीज का लेवल अच्छे लेवल पे आ चुका है, जिसे अर्ली डायग्नोसिस नहीं कह के लेटर डायग्नोसिस फेज में डाला जाएगा
तो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें ह्यूमन हेल्थ, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें भी 4 डिजीज के बारे में बात कर रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इन चारों में से कौन सी एसटीडी है जिसको कंप्लीटली क्यूरेबल किया जा सकता है अगर एक लेवल तक अर्ली स्टेज में उसे डिटेक्ट किया जाए? तो एचआईवी इन्फेक्शन वायरस से होता है, जेनाइटल हर्पीज भी वायरस से, और हेपेटाइटिस बी भी वायरस से, और इन्हें इजीली डिटेक्ट करना और इजीली क्योर करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो इन्हें हम क्योर नहीं कर सकते। गोनोरिया जो बैक्टीरिया से होता है इसके अर्ली डिटेक्शन पे क्योर किया जा सकता है, तो आंसर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ सबसे पहले हम अपनी नॉलेज के बेस पे ये बांटेंगे कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज ए क्लोनिंग वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज आल्सो ए क्लोनिंग वेक्टर, एंड PBR322 इज आल्सो ए क्लोनिंग वेक्टर। द रिमेनिंग आंसर प्रोब इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ कुछ हार्मोन या हम कह सकते हैं हार्मोनल फैक्टर दे रखे हैं जो वेरियस टाइप के डिफरेंस ऑर्गन पे और डिफरेंस इफेक्ट शो करते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें मैच द फॉलोइंग, तो CCK, GIP, ANF और ADH। अब वैसे इस क्वेश्चन को इजीली करना चाहे तो ANF जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है और वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टी ये रखता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन का चेक पॉइंट भी है। अगर हम C का सेकंड से मैच करें तो C के सेकंड से 1 से आंसर निकल जाता है, फिर भी नेक्स्ट को चेक करते हैं। अगर CCK की बात करें कोलिसिस्टोकाइनिन, उसका इफेक्ट पेंक्रियाज पे होता है, पेंक्रियाटिक जूस से रिलेटेड सिक्रेशन को ट्रिगर करता है सिक्रेट करने के लिए। और GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिशन टाइप का मैसेज देता है। और बचा ADH, ये किडनी पे इफेक्ट करता है और अपने ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आंसर सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम ये देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन से पार्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस इज आल्सो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बट द रिमेनिंग 3 माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सिसोम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। On the basis of that, the answer number 3 is right answer for that. These are not the part of endomembrane system. क्वेश्चन नंबर 161 से हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है वही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो मैच द फॉलोइंग में हमारा क्वेश्चन है, देखिए टीनिया किससे बिलोंग करता है? टीनिया बिलोंग करता है फ्लैट फॉर्म से, और फ्लैट में होती हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, सो टीनिया फ्लैट में फ्लेम सेल्स 1 का 3। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 का 3 एक में ही है, सीधा आंसर जा रहा है, कुछ नहीं करना, सीधा एक में आंसर जा रहा है। 1 का 3 सीधा आंसर जा रहा है। बाकी ऑप्शन देखें, बी पैरामीशियम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पेरीप्लेनेटा, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉकरोच में यूरिकोज ग्लैंड्स होती है, ठीक है। पेरेटिमा इसमें नेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4th करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। देखिए once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum, देखिए सीकम होती है हमारी, ठीक है, और सीकम जो है इसके अंदर ओपन होती है इलियम। सो दिस इज इलियम एंड दिस इज सीकम, ठीक है। और यहां होता है इलियोसिकल वाल। तो इलियम से सीकम के अंदर जो फूड आया उस फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा ये वाला वाल, ठीक है। बिल्कुल सर। सर सो ये हमारा इलियोसिकल वाल जो है ये किसको प्रिवेंट कर रहा है? बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। तो आंसर 3rd बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए सर कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे भी आप डायरेक्ट ऐसे अपन क्लास में सर बच्चों से पढ़ा रहे हैं और बच्चे जी सुन ले अच्छे से क्लास में, और यदि ये बात याद रहेगी बच्चों को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक होता है ना कभी की। हाँ नेक्स्ट फिर वही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम देखते हैं पहला ही ऑप्शन देखो, फोविया। फोविया क्या है? फोविया इज द स्पॉट ऑन द आई where cone cells are densely packed, rod cells are absent और resolution of vision is maximum, greatest activity, ठीक है। तो देखो फोविया 3rd ऑप्शन, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन, ठीक है।
तो ए का 3 ए के ऑप्शन में मिलेगा आपको, ए का 3 आगे ज्यादा पढ़ने की कहीं नहीं जाना, कुछ करना ही नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बेटा सुनना, देखो ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। देखो बेटा, हमेशा मैं पहले कहता था आपको, जब इंटरेक्शन की बात होती है इकोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, तो इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। और बेटा मैं आपको इस बार भी कह रहा हूँ, देखो इस 23 में क्वेश्चन आया है, तो अगली बार भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखना। तो बेटा अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 164 और इसमें देखो बेटा मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको अपन देखते हैं। बेटा देखो यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट है और यहाँ पे इंटरेक्टिंग स्पीसीज दे रखा है। भाई इंटरेक्शन कौन सी स्पीसीज कर रही है, ठीक है ना। और इधर बात करते हैं नेम ऑफ इंटरेक्शन, तो बेटा इंटरेक्शन का नेम कौन सा होगा वो अपन बात कर सकते हैं। बेटा पहला जो इसमें बात करते हैं स्टेटमेंट, ए लियोपार्ड एंड ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट या ग्रासलैंड। बेटा लियोपार्ड एंड जो लॉयन है वो किसी ग्रासलैंड में अब रह रहे हैं, तो बेटा क्या कर रहे हैं, देखो बेटा ये डिफर स्पीसीज है और आप खुद सोच सकते हो जब स्पीसीज ही डिफर है तो ऑब्वियसली बेटा कंपटीशन होगा कि मैं तेरे को मार सकता हूं, मैं तेरे को मार सकता हूं पारस सर, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि ये इंटरेक्शन कौन सी गई, कंपटीशन वाली गई। तो बेटा यहाँ पे है ना, आप देख सकते हो यहाँ सेकंड में भी ए करेक्ट है और थर्ड में भी क्या है, ए करेक्ट है, अपन देख सकते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर, ए कुको laying egg in a crow's nest, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, जो कौवे का घोंसला होता है ना बेटा, सिंपल बात है, उसमें क्या करते हैं जो कुको है ना वो क्या करती है, एग देती है। इस कंडीशन बेटा मैं कहता हूं कि जो बेवकूफ बनाने वाला काम हो रहा है कि एक को मैं कह सकता हूं बेटा, एक इस लेवल पर सोचना पड़ेगा कि एग दे रहा है वो, तो जो इसमें बात करना क्रो है ना वो क्या, तो उसको एग को इंक्यूबेट कर रहा है, तो मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है। किसको बेटा बताओ, जो एग दे रहा है, और जो जिसके एग हैं उसको तो बेनिफिट हो रहा है, और जो कर रहा है ये काम उसको क्या हो गया बेटा, लॉस हो रहा है, सिंपल बात है। तो अपन डिस्कस कर सकते हैं ये किसका एग्जांपल हो गया, ब्रूड पैरासिटिज्म का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। तो अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, बी में सेकंड है और इधर भी क्या है, बी में सेकंड है, तो अपन अभी मामला चल रहा है। तो बेटा इधर बात करते हैं फंजाई, पारा सर सुनना, देखो फंजाई एंड रूट ऑफ ए हायर प्लांट इन माइकोराइजा। वैसे पारा सर आपको मैं आप चीजें कुछ सिखा के जाऊंगा, ठीक है ना। देखो हाँ, फंजाई है और जो हायर प्लांट की रूट होती है, इनमें क्या होता है बेटा, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। क्यों होता है, कि जो हायर प्लांट होता है कई ऐसे हैं जो ऑब्वियसली क्या करता है कि वाटर एंड मिनरल का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, या जिनका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा उनके लिए क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। फंजाई क्या करते हैं, उनकी रूट के सराउंडिंग कवर कर लेती है और एटमॉस्फेयर से क्या करती है, जो मिनरल हैं और जो डिस्कस करना चाहे वाटर होता है वो क्या कहते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करती है। तो प्लांट को प्रोवाइड करा रही है, मतलब कि बेनिफिट दे रही है प्लांट को। अच्छा, लेकिन फंजाई को प्लांट से क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि प्लांट से क्या मांगता है, क्या मांगे कि तुम मुझे फूड दो, सिंपल बात है, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं तो ऑब्वियसली तुम भी मुझे कुछ दो, और दोनों साथ रहेंगे तो तुम भी जिंदा रहोगे और हम भी क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो सी का अपन बात कर सकते हैं, ये एग्जांपल है किसका, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो गया। तो सी बेटा यही तो हो गया। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि तुम हमारे साथ रहोगे और मैं भी आपके साथ रहूंगा, तो दोनों को फायदा होगा, और दोनों में से यदि कोई एक दूसरे से बिछड़ गए तो दोनों ही मारे जाएंगे, सिंपल बात है। म्यूचुअलिज्म को यही तो कहते हैं। अच्छा बेटा और बात करते हैं, ए कैटल इग्रेट एंड ए कैटल इन ए फील्ड। बेटा क्या होता है, जो कैटल इग्रेट होता है और जो कैटल्स होते हैं इनमें भी कुछ रिलेशन होता है। बेटा वो बात करते हैं कैटल से क्या करता है, कुछ जो इन पैरासाइट होते हैं उनको कहता है खाने का काम करता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये कमेंसलिज्म क्या हो गया, एग्जांपल हो गया कि एक को तो बेनिफिट हो गया और दूसरे को नो बेनिफिट नो लॉस। तो बेटा इसका आंसर क्या गया, डी में क्या गया, फोर्थ है। तो बेटा इसका आंसर अपन करेक्ट दे सकते हैं, जैसे मैंने सभी एक्सप्लेन किया आपको समझ में आना चाहिए, और इसका आंसर गया सेकंड। तो चलेगा पारस सर, आप आगे कैरी ऑन करिए। थैंक यू सर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, फिर क्वेश्चन नंबर 165। सो क्वेश्चन नंबर 165 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। डेफिनेटली सही स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉन प्राइमेट्स में ही होती है स्ट्रेस साइकिल, प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। नहीं नहीं नहीं, ये मेनोपॉज नहीं होगा, जस्ट हाँ, दिस इज मेनर्ज। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। C, lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Absolutely correct. Lack of menstruation is the indicative of pregnancy. So this statement is correct.
cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Menarche is the beginning of menstruation and menopause is the end of menstruation. So cyclic menstruation extend between menarche and menopause. The statement is absolutely correct. So A, C and D, first option is correct. Okay, next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट while high temperature destroy the denature the proteins by heat. So हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स डीनेचर होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स इनएक्टिव हैं और वो स्टोर्ड होते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट its molecular structure and inhibits the activity of एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. बिल्कुल सही है कि हमारा एंजाइम है, जैसे मान लीजिए कि ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट पर ये सबस्ट्रेट है, लेकिन सबस्ट्रेट जैसी कन्फर्मेशन का इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट को रिमूव कर देगा और एंजाइम की एक्टिविटी को हटा देगा, खत्म कर देगा. यस, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स. ठीक है, देखिए इकाइनोडर्मेटा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए. इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में होती है कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन उसके अडल्ट में नहीं होती है. ठीक है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ. सो इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट्स में, यस, इसके अडल्ट में रेडियल ही होती है, इसके अडल्ट में रेडियल होती है, लार्वा में होती है बाइलेटरल. ये एक्सेप्शन है जिसके लार्वा और अडल्ट में अलग अलग सिमेट्री होती है. ठीक है, नेक्स्ट है टीनोफोरा. सो टीनोफोरा में तो होती है रेडियल ही. हेमिकोर्डेटा, ये ऑप्शन देखिए आप, हेमिकोर्डेटा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ में. जी सर, हेमिकोर्डेटा की सभी स्टेजेस के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, चाहे अडल्ट हो चाहे वो लार्वा हो. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर. ओके, फिर से देखिए सर, वही मैच द फॉलोइंग आएगा. और हाँ, आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि यदि ऐसा पेपर, बच्चों आपके लिए एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, यदि इस टाइप का पेपर यदि नेक्स्ट ईयर आता है तो बेटा अभी से तैयार हो जाओ. एनसीईआरटी और जो सर नोट्स पढ़ाते हैं बिल्कुल उनको लाइन टू लाइन चलने दो. बिल्कुल एक एक क्वेश्चन अपने नोट से आ रहा है, बिल्कुल नोट से बाहर एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट भी नहीं है. देखिए मैच करना है. फर्स्ट है वेसेक्टोमी, और वेसेक्टोमी हमें पता है परमानेंट मेथड है, परमानेंट है और सर्जिकल है. ठीक है, तो इसका थर्ड. ठीक है, अब देखो ए का थ्री, एक ही ऑप्शन है अपने पास, एक ही ऑप्शन है अपने पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, बिल्कुल बस लो, हो गया, कुछ ही नहीं सोचना, बाकी देखना ही नहीं है. ठीक है, 169 फिर से मैच द फॉलोइंग. देखो पेप्टिक सेल, देखिए पेप्टिक सेल, स्टमक में पेप्टिक सेल है. पेप्टिक सेल क्या करती हैं? प्रो एंजाइम रिलीज करती हैं. कौन सा प्रो एंजाइम रिलीज करती हैं? पेप्सिनोजन रिलीज करती हैं. थर्ड ए का थ्री, ए के ऑप्शन है. फोर्थ करेक्ट आंसर. कुछ भी नहीं करना, एक ऑप्शन देखते ही आंसर आ रहा है. ठीक है, बच्चे से पेपर देने गए होंगे, ऐसा पेपर देखे होंगे, बच्चों क्या पेपर आया इस बार. बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसमें सर. और यहाँ तक कि तो मेजर माइनर ले रहे थे, उसमें बहुत से क्वेश्चन डाले ऐसे, और तो मजा आया. सर आगे चलो कंटिन्यू करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 है. 170 क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ब्लड करप्सल की बात कर रहा है ये. ठीक है, द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस. तो देखिए ब्लड करप्सल, कौन सी ब्लड करप्सल है जिसमें HIV रेप्लिकेट करता है? TH सेल में करता है भाई. ठीक है, HIV वायरस दो ही तो सेल्स में जाता है, TH सेल और मैक्रोफेजेस. ठीक है, मैक्रोफेजेस फैक्ट्री ऑफ द वायरस होती है, और यहाँ TH सेल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो TH सेल सेकंड डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है. प्रोजेनी बनाएगा और फिर क्या करेगा नेक्स्ट जो यस, सेल्स एंड हार्मोन का इम्पैक्ट. ठीक है, सो ये दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. जो जैसे अपन देखिए क्वेश्चन अपने पास में 171 है, जिसके अंदर पूछ रखा है अपने को वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज. वाइटल कैपेसिटी की अपन बात करें तो अपन जानते हैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में अपन मैक्सिमम कितनी एयर का वॉल्यूम जो है वो अपन इंस्पायर कर सकते हैं, वो हमारे पास में वाइटल कैपेसिटी आती है.
और वाइटल कैपेसिटी के अंदर हमने कहा फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में अपन एक तो क्या ले सकते हैं IRV, IRV के अलावा अपन बात करें तो हमने कहा क्या ले सकते हैं अपने पास में, तो वो ले सकते हैं ERV, और इसके अलावा अपन बात करें तो हमने कहा क्या ले सकते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। ये तीनों वॉल्यूम अपने पास में आते हैं और हमने कहा आंसर जो अपना इस क्वेश्चन का रहेगा वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 171 है, इसके अंदर अपने को पूछ रखा है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। वाइटल कैपेसिटी की अपन बात करें तो हम जानते हैं जैसा कि अपन फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में अपन मैक्सिमम कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, वो हमारे पास में क्या आती है, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी के अंदर अपने पास में वॉल्यूम की अपन बात करें तो टाइडल वॉल्यूम वो तो हर बार रहेगा। फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में अपन इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो ERV भी या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। और इसके अलावा अपन बात करें तो हमने कहा मैक्सिमम इंस्पायरेशन करना है तो उस कंडीशन के अंदर इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम भी अपने पास में आएगा। और ऑप्शन अपने पास में राइट देखे तो वो कौन सा जाएगा वाइटल कैपेसिटी के लिए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 172। 172 के अंदर अपने को दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है वो अपने को पूछ रखा है, ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन दैट द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमीनो एसिड। बिल्कुल सही है, लीनियर चेन की बात कर रहा है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम कहें तो हमने कहा जो फर्स्ट अमीनो एसिड है जो लेफ्ट एंड को रिप्रेजेंट करता है उस साइड के अंदर NH2 ग्रुप जो है वो क्या रहता है अपने पास में, फ्री। और जिस साइड के अंदर प्रोटीन में NH2 ग्रुप फ्री रहता है उस साइड में अपन बात करें तो हमने कहा वो टर्मिनस कौन सा होता है, एन टर्मिनस। और यहाँ पर बता रखा है अपने को कौन सा, C टर्मिनस। यानी कि अपने पास में ये स्टेटमेंट जो इसके कारण से अपने पास में क्या होता है, गलत। आगे वाली बात फिर से वो गलत ही है, वो उस साइड में एन टर्मिनस बता रहा है, चीजें जस्ट अपोजिट बता रहा है। हमने कहा स्टेटमेंट सेकंड की अपन बात करें तो इसके अंदर एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 4 सब यूनिट मिलती है एडल्ट ह्यूमन ग्लोबिन में, बिल्कुल सही है। 2 तो मिलती है इसके अंदर अपने पास में अल्फा टाइप और 2 मिलती है इसके अंदर कौन सी, बीटा टाइप। ये स्टेटमेंट अपना क्या होता है, सही। हमने कहा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो गलत है और स्टेटमेंट सेकंड जो अपने पास में सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड अपना ट्रू है। ये ऑप्शन अपने पास में फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 173 की अपन बात करें तो इसके अंदर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को बता रखा है कि भाई एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही बात है, एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लाइनिंग अपने पास में जिसके अंदर इम्प्लांटेशन अपने को देखने को मिलता है। रीजन की अपन बात करें, रीजन इसके अंदर दे रखा है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट एंड कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही बात है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम जो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने के कारण से हमने कहा प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कार्पस एल्बिकेंस जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं करती। और उस कंडीशन के अंदर जो अपने पास में एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट या रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी अपने पास में अपन बात करें तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी अपना सही है, लेकिन इस असर्शन का ये रीजन जो है वो क्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये जो अपने पास में ऑप्शन देखे तो हमने कहा ऑप्शन थर्ड के अंदर अपने को ये देखने को मिल रहा है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 174 क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा है अपने पास में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एक्सिबिटिंग अडप्टिव रेडिएशन, यानी कि अपने को देखना है किसके बारे में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में अपनी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, अडप्टिव रेडिएशन की बता रखी है। इसके अंदर अपने को देखना है केवल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। हमने कहा जो अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन है, इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर वोल्फ एग्जाम्पल दे रखा है, वोल्फ जो अपन जानते हैं प्लेसेंटल होता है, यानी कि ये तो अपने पास में गलत हुआ। फिर अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, इसके अंदर तस्मानियन वोल्फ ऑस्ट्रेलियन है, मार्सुपियल है, लेकिन बॉबगेट जो प्लेसेंटल होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी अपना क्या होता है, गलत होता है। फिर अपन बात करें तो हमने कहा ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर जो वो हमारे पास में देखने को मिलता है नम्बेट है, इसके अलावा स्पोटेड कस्कस है और इसके अलावा फ्लाइंग फ्लेंजेजर है। इनकी अपन बात करें तो ये अपने पास में सारे के सारे मार्सुपियल है और हमारे पास में ऑप्शन यही एक बच रहा है क्योंकि ऑप्शन 4 के अंदर फिर से अपने सामने क्या आ रहा है, मोल, और मोल जो प्लेसेंटल है, तो ऑप्शन थर्ड जो अपना रहता है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। इसके अंदर मेज द कॉलम पूछ रखा है अपने को। अपन बात करें हीरोइन की तो हमने कहा ये अपने पास में क्वेश्चन 175 इसके अंदर अपन बात करें तो हीरोइन जो अपन जानते हैं जो अपने पास में मॉर्फिन है, एक ओपियम ओपियोइड है ये अपने पास में। मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से अपन ने कहा क्या मिलती है, हेरोइन। और हेरोइन का कैरेक्टर डिप्रेसेंट की तरह होता है, यानी कि ये क्या करेगी, बॉडी की जो फंक्शन है उनको क्या करेगी, स्लो डाउन करेगी, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करेगी, यानी कि एक के अंदर क्या आना चाहिए, सेकंड। और अपने पास में एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर एक के अंदर सेकंड दे रखा है और हमने कहा अपने पास में ऑप्शन सेकंड जो वो ठीक होता है। आगे के अगर ऑप्शन अपन देखना चाहें तो हमने कहा जैसे मैरिजुआना, कैनाबिनोइड्स, और कैनाबिनोइड्स जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात करें कोकेन की तो ये लिम्बिक सिस्टम के अंदर डोपामिन जो है इसके ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, इंटरफेयर करता है, जिससे यूफोरिया की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। और इसके अलावा अपन बात करें मॉर्फिन की तो मॉर्फिन पेन किलर जो अपनी पिल्स होती है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, पेन किलर के रूप में ये काम करता है। अपन देखिए तो सारे के सारे ऑप्शन एकदम सही राइट और क्वेश्चन आंसर अपना कौन सा जा रहा है, सेकंड।
नेक्स्ट अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 176, इसके अंदर डिजीज पूछ रखी है अपने पास में। हमने कहा रिंगवर्म 3 एनसीईआरटी में एग्जांपल है, जिनमें से एक एग्जांपल अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वो कौन सा है अपने पास में, ट्राइकोफाइटोन। ए में सेकंड देखिए तो अपने पास में 2 ऑप्शन में अभी सही जा रहा है। हमने कहा नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो अपने पास में फाइलेरिसिस की अपन बात करें तो उसके अंदर वुचेरिया ब्रैंकोप्टाइज जो है ये अपने पास में फाइलेरिसिस कोज करता है। और बी में अपने पास में थर्ड अभी भी दोनों में जा रहा है। हमने कहा मलेरिया की बात करें, मलेरिया प्लाज्मोडियम कोज करता है, प्लाज्मोडियम की यहाँ पे अपने पास में एक स्पीसीज दे रखी है, वो कौन सी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हम देखें तो अपने पास में जो ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन सेकंड के अंदर ये वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, जिसमें ए में सेकंड और सी के अंदर 4 देखने को मिल रहा है। और ऑप्शन अपना सेकंड जो क्या होता है, राइट, निमोनिया अपन जानते हैं हिमोप्लस इन्फ्लुएंजा जो वो कोज करता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। 177 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने के लिए अमित सर आपके सामने। थैंक यू नितेश सर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे हम देखते हैं। ये बेसिकली हमारा जो है इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी वाली यूनिट से। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पार्टिकुलेट मैटर को हम एक जगह कंडेंस करके रिमूव कर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैं थर्मल पावर प्लांट में मिलते हैं क्योंकि हम उसमें लगाते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। जरा दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज द इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो अभी हमने जैसे बताया कि पार्टिकुलेट मैटर रिमूव होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है उसके हिसाब से। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट सही और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जूलॉजी सेक्शन का है, तो नितेश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे वापस से, ठीक है। थैंक यू अमित सर। जैसे क्वेश्चन अपने पास में इसमें फिर से असर्शन और रीजन का है। इसके अंदर अपने पास में असर्शन जो है वो बता रखा है, नेफ्रॉन आर 2 टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बिल्कुल अपने पास में नेफ्रॉन जो 2 टाइप की देखने को मिलती है। कॉर्टिकल की अपन बात करें तो वो हमने कहा नेफ्रॉन के किडनी जो उसके कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर कंप्लीटली देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ पार्ट उनमें देखने को मिलता है। और जक्स्टा मेडुलरी की अपन बात करें तो इसके अंदर जो बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट है वो तो अपने को देखने को मिलता है कॉर्टेक्स में, और बाकी लूप ऑफ हेलने वगैरह वो देखने को मिलते हैं अपने को किसके अंदर, लूप ऑफ हेलने इसमें लॉन्ग होता है और वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मेडुला में। ये अपने पास में असर्शन जो है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके रीजन की, तो हमने कहा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव ए शॉर्ट लूप ऑफ हेलने, नहीं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेलने की लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है, यानी कि रीजन अपने पास में क्या कंप्लीटली रॉन्ग है। और ये वाली अपन कंडीशन देखिए तो हमने कहा हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, ए ट्रू है एंड रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन अपने पास में फोर्थ राइट है, और आंसर कौन सा हो रहा है इसका, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो बॉटनी सेक्शन का है, फिर से आपसे अमित सर जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू नितेश सर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेल चैप्टर से है, आपका 11th क्लास का चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन का फंक्शन वो पूछ रहा है, और साइटोस्केलेटन जो है ये प्रोटीनेसिस नेटवर्क होता है सेल के अंदर, जैसे माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वो जो बात कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि ईआर और गोल्जी बॉडी के थ्रू होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन में भी स्पिंडल फाइबर्स काम करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हम देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का फंक्शन है। उसके बाद मोटिलिटी अगर हम देखें तो मोटिलिटी प्योरली साइटोस्केलेटन की वजह से होता है, और साइटोस्केलेटन यूज होता है मोटिलिटी शेप में, मेंटेनेंस ऑफ शेप में, मोटिलिटी में यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मोटिलिटी को देंगे, क्योंकि मोटिलिटी बेसिकली साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। और ये सेल चैप्टर के अंदर डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि आपका साइटोस्केलेटन कहाँ पे वर्क करता है, क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, द मोटिलिटी ऑफ द सेल। नेक्स्ट सर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स चैप्टर से बेटा। ब्रॉड पाम विद सिंगल, ब्रॉड पाम एक चौड़ा पाम होगा, हैंड की बात कर रहा है, चौड़ा होगा साइज में, सिंगल पाम क्रीज। सिंगल पाम क्रीज का मतलब ये है कि आपका पाम जो है ब्रॉड है और इसमें एक सिंगल सीमियन क्रीज उभर के आती है ऊपर की तरफ, और ऐसा देखने को मिलता है। स्पेशली दोनों सिम्टम जो है ये देखने को आपको मिलेंगे, ब्रॉड पाम भी होगा और क्रीज सिंगल होगी बीच में, सीमियन क्रीज उसको बोलते हैं। ये डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है बेटा डायरेक्टली।
तो डाउन सिंड्रोम हमें ढूंढना है कि इसमें दिया हुआ है क्या ऑप्शन में। तो देख लेते हैं, थैलेसीमिया होगा नहीं, डाउन सिंड्रोम यस होगा, टर्नर सिंड्रोम से कोई लिंक नहीं है सिम्टम का, क्लेनर फिल्टर सिंड्रोम से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि डाउन सिंड्रोम। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब ये माइक कैसे एक्सचेंज करेंगे? सो क्वेश्चन नंबर 181 अगर हम बेटा डिस्कस करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन प्रोकैरियोट्स तो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। तो पहली बात तो ये है कि डीएनए आपका पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, पॉलीएमाइन से। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, यहाँ पर आपके चार्ज अपोजिट कर दिए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये स्टेटमेंट आपके क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज लेफ्ट अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल बात सही है कि आपके जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन से फॉर्म्ड है, और यहाँ पर आपके जो डीएनए है ये इस तरह से बेटा इसको सर्कल किए हुए होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो है वो आपके कॉइल्ड होता है और इसी से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके आंसर चला जाएगा फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो ये जूलॉजी से रिलेटेड है, फ्रेंड्स सर डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 182, इसके अंदर क्या दे रखा है, मैच करना है अपने को लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पी वेव। अगर अपन बात करें ईसीजी की, तो ईसीजी के अंदर पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है सर, पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। नेक्स्ट है क्यू वेव, क्यू वेव रिप्रेजेंट करती है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी वेव की अगर मैं बात करूं तो टी वेव रिप्रेजेंट करेगी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल इधर मिसप्रिंट है, ये आएगा इस साइड में। तो देखो यहां पर हमारे पास में ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर थर्ड ए की ऑप्शन में, बी में फर्स्ट, सी के अंदर 4 और डी के अंदर हमारी अगर बात करें अपन तो डी में सेकंड। तो यहां पर आ जाएगा सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 183। ये एल्गल ब्लूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बेटा हमें देखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एल्गल ब्लूम डिक्रीज द फिश मोर्टिलिटी। एल्गल ब्लूम से फिश की मोर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होगी। जब एल्गल ब्लूम होगा तो आपके वाटर में आपके ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड डिजोल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के रिजल्टेंट फिश मोर्टिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। इन्वायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यूट्रिफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्टेज वाटर इन लेक। सो यूट्रिफिकेशन जो है ये बेसिकली क्या होता है बेटा, यूट्रिफिकेशन आपके डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्टेज वाटर का लेक में डिपोजिशन नहीं है या ये इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट भी अपने लिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिसेंट इन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ये बिल्कुल बात सही है कि बायोमैग्निफिकेशन में आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपके कंटिन्यूसली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक डीडीटी वगैरह है जो टॉक्सिक होते हैं, ये आपके कंटिन्यूसली सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल आपके क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते रहते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन हम इसी को कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड नेक्स्ट आपके प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेजिस्टेंट द एल्गल ब्लूम, ये बात बिल्कुल गलत है कि आपके अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, फास्फोरस नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगा, सो एल्गल ब्लूम आपके इंक्रीज होगा, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट आंसर हमारा आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये अगेन आपके जूलॉजी से बॉटनी से है, वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपके दे रहा है कि भाई आपके आरएनए म्यूटेट एट द फास्ट रेट, बिल्कुल बात सही है। एमबीए वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि आरएनए लेस स्टेबल होता है, डीएनए मोर स्टेबल होता है। तो आरएनए की स्टेबिलिटी लेस होने की वजह से इसमें म्यूटेशन रेट आपकी क्या होती है बेटा, फास्ट होती है। तो म्यूटेशन इसमें फास्ट हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। एंड वायरसेस हैविंग द आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ये बात बिल्कुल सही है कि आपके आरएनए जो है इनमें बेसिकली वायरस जिनमें आपके आरएनए जीनोम होता है, बिकॉज अभी हमने ऊपर देखा कि आरएनए आपके बेसिकली फास्ट म्यूटेट हो सकता है, तो इसीलिए इनकी लाइफ स्पेन जो है वो शॉर्ट होगी और म्यूटेशन इनमें जो है वो फास्ट होगा, तो ये फास्टली इवॉल्व हो सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आपके सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स से पेडिग्री से क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स के बीच में जो मैटिंग होती है बेटा, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो सिंबल है ये आपके रिलेटिव के बीच में मैटिंग को रिप्रेजेंट करता है, बाकी ये डिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अफेक्टेड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैटिंग अगर रिलेटिव के बीच में हो रही है तो ये आपका सिंबल थर्ड रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एटसेट्रा आर, ये कौन से ब्रेन का काम है, कौन से ब्रेन का पार्ट ऐसा है जो हेल्प करता है हम लोगों को इन सभी को एक्सप्रेस करने में, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर। तो देखो, अगर हम लोग थोड़ी सी ध्यान करें तो ये बात एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, और ये बात किसके लिए लिखी गई है सर, ये बात लिखी गई है लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस के लिए, तो इसका आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 187 फिर से आ गया बॉटनी का, आसिफ सर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम का है, लॉजिस्टिक ग्रोथ आपसे पूछी है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ आपके बेसिकली कब होगी, जब आपके रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की कंडीशन में आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, जिसमें आपके कर्व जो है वो आपके सिग्मॉइड और एस शेप्ड कर्व आपके यहाँ ड्रॉ होता है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होगी जब आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जिसमें आपके जे शेप्ड कर्व यहाँ पर आपके बनता है, ठीक है। देन एक्सपेंडिंग एज पिरामिड कब ड्रॉ होगा, तो एक्सपेंडिंग पिरामिड आपके ड्रॉ होता है जब बेटा आपके पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है वो आपके हायर होते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से। एंड लास्ट वन आपके स्टेबल पिरामिड आपके कब ड्रॉ होगा, स्टेबल पिरामिड ड्रॉ होगा जब बेटा आपके प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आपके क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मैच करें तो इसका आंसर अपना सेकंड बन जाएगा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में सेकंड हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में फर्स्ट, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में एक्सपेंडिंग ग्रोथ आपके डायरेक्ट दे रखी है, और स्टेबल पिरामिड में भी फोर्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपका फोर्थ। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके जूलॉजी से है, तो प्रिंस सर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है और पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो आओ देखो, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। ये बात बिल्कुल गलत हो गई। ऑस्मोरिसेप्टर हमारे क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घट रहा है, ये दोनों समय ही मतलब सेंस करेंगे। और अगर यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है, इसके मतलब हमारा बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है। अगर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पर हमारे ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑन होते हैं, ना कि स्विच ऑफ होते हैं। तो ये हो गया स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट
ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। बिल्कुल सही बात है। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर बाय द मीन ऑफ यूरिन। और यहां पर ये क्या कह रहा है कि ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा ADH। बिल्कुल हम लोगों को पता है कि सर ये DCT के अंदर एक्वापोरिन चैनल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से वहां पर वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ANF कॉजेज वेसोडाइलेशन। बिल्कुल सही बात है सर। ANF रिलीज होता है हमारे हार्ट की एट्रियल वॉल्व से। अगर अपन बात करें सर कब रिलीज होगा, तो ये रिलीज होता है जिस समय हमारे हार्ट के अंदर जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो टू रिलीव द ब्लड प्रेशर ये क्या करेगा? ये वेसोडाइलेशन परफॉर्म करता है। देयरफॉर सी स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है ADH causes increase in blood pressure। अब देखो ADH की अगर अपन बात करें तो हमने बी ऑप्शन में बात करी थी सर, इट फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। और वाटर रीअब्जॉर्प्शन के साथ में ही अगर मैं बात करूं तो सर अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो इसके साथ साथ एक काम और होगा सर, बॉडी का ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो BP भी इंक्रीज होगा सर। देयरफॉर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR। देखो एक बात बताओ, अगर यहां पर हम लोग कह रहे हैं इससे पहले वाले स्टेटमेंट में ADH इंक्रीज कर रहा है ब्लड प्रेशर को, तो अगर BP बढ़ रहा है तो यहां पर GFR भी हमारे पास इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। तो ई स्टेटमेंट हो गया हमारे पास में पूरी तरह से गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो क्या पूछा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से सही है B, C एंड D। देयरफॉर थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 189। देखो 189 की अगर मैं बात करूं तो 189 भी आया है एनिमल किंगडम से। तो विद रेफरेंस ऑफ कॉर्डेट करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो देखो अगर यहां पर हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, ये डबल नहीं होती है सर। और यहां पर अगर अपन बात करें तो सॉलिड भी नहीं होती है, यहां पर हमारे पास में होती है हॉलो और डॉर्सल और सिंगल नर्व कॉर्ड अपने को देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है कि सर अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की तो कॉर्डेट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल, और यही तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर लिखा हुआ था कि सर 4 फीचर होते हैं, उनमें से एक पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का भी था। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल, डॉर्सल ये बात गलत कह दी इसने कि सर डॉर्सल हर्ट नहीं होता है, यहां पर हर्ट वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा। तो प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हर्ट विल बी द करेक्ट फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। नेक्स्ट देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेटिक एनिमल्स। तो देखो भाई सूडोसिलोमेटिक नहीं होते हैं। सूडोसिलोमेट की अगर मैं बात करूं तो सूडोसिलोमेट्स आर ओनली एनेलिडा, सॉरी एनेलिडा नहीं, एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज केवल सूडोसिलोमेट्स होंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल सही है, ये होते हैं सर यूसिलोमेट, यूसिलोमेट। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास में गलत। यहां पर पूछा है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? B एज वेल एज C। देयरफॉर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है 190। तो 190 फिर से ये एक बार आया है हमारे एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम ना कहकर मैं कहूं कि कॉकरोच से आया, बाकी बात एक ही है। अगर अपन बात करें कॉकरोच की तो कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस तरह से मिलता है? तो अगर हम पहले ऑप्शन पर चले प्रेजेंस ऑफ एनल सरसाई। अगर मैं एनल सरसाई की बात करूं तो एनल सरसाई एक सेंसरी ऑर्गन है जो मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। यहां पूछा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब कौन सा ऐसा फीचर है जो हम लोगों को मेल और फीमेल के अंदर डिस्टिंग्विश करने के अंदर हेल्प करेगा। नेक्स्ट डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सरसाई। तो डार्क ब्राउन बॉडी कलर दोनों का ही होता है, एनल सरसाई दोनों में ही मिलती है। देयरफॉर ये तो नहीं होंगे। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, बिल्कुल सही बात है सर। एनल स्टाइल की अगर अपन बात करें तो एनल स्टाइल्स आर ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोचेस। देयरफॉर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, ये क्वेश्चन है हमारी बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 191 आपके अगेन सेल साइकिल से है। इस बार सेल साइकिल से काफ़ी क्वेश्चन है सर। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द जी0 फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। कोई बात गलत है? जी0 फेज आपके बेसिकली सेल साइकिल के इनएक्टिव फेज है, बिकॉज इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन इसमें सेल जो है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। एनसीईआरटी में क्लियर कट यहाँ पर दे रखा है।
तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा था सेंट्रोसोम अंडरगोज द डुप्लीकेट ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेस, बिल्कुल बात सही है कि आपके जो इंटरफेस की एस फेज होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूँ तो फर्स्ट आंसर हमारा जा रहा है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपके क्या है बेटा, करेक्ट है। सो आंसर जो है वो इसका करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जूलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के कंट्रोल के अंदर कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सीधी सीधी सी बातें कही है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एनसीईआरटी को रेफर करोगे तो तुम्हें एज इट इज लाइन मिलेगी यहाँ पर फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसके अंदर कि रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सर बीएमआर को बढ़ाने का काम करता है कौन, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल की नॉर्मल रिदम, बिल्कुल नहीं सर, ये काम होता है मेलेटोनिन का, देयरफॉर ये करेगा मेलेटोनिन, तो ये काम नहीं है हमारे थायराइड का। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारा थाइमस ग्लैंड आता है ना कि थायराइड, तो यहाँ पर हम लोगों को थाइम्यूलिन होता तो हम लोग कुछ सोच सकते थे सर, बाकी यहाँ पर दे रखे थायराइड हार्मोन तो ये इसका फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, नहीं सर बिल्कुल ये आरबीसी के फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोइसिस में कह सकता हूँ, इरेथ्रोपोइसिस के अंदर हेल्प करता है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो पूछा गया है नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो नॉट कंट्रोल में तो सी और डी आ गए, देयरफॉर फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 193 ये आया एमबीआई से, ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, एनसीईआरटी से ही है। एमबीआई से क्वेश्चन की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस इज कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड, मींस आपके डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड हमसे पूछी है। इफ द सीक्वेंस ऑन एमआरएनए इज फाउंड, एमआरएनए की सीक्वेंस आपको दी है कि एमआरएनए की सीक्वेंस ये है और कोडिंग सीक्वेंस आपके डीएनए की क्या होगी। इसमें एक बड़ा इजी सा कंसेप्ट लगता है कि बेटा एमआरएनए जो है ये डीएनए की जो कोडिंग सीक्वेंस है इस कोडिंग सीक्वेंस के सिमिलर होता है एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो आपको एमआरएनए की सीक्वेंस दे रखी है तो अगर हमें डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस देखनी है तो आप एज इट इज सेम सीक्वेंस हम बता देंगे 5 days to 3 days। हाँ इसमें बस हमें ये केयरफुली याद रखना है कि यूरेसिल की जगह बस यहाँ पर क्या आएगा, थायमिन आएगा, क्योंकि हम डीएनए की स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो एज इट इज सीक्वेंस आ जाएगी। बस आपको ये देखना है यूरेसिल की जगह थायमिन किस में है, तो इसमें आपका जो फोर्थ आंसर है इसमें यहाँ पर करेक्शन है, ये इसका आंसर फोर्थ होगा। सो फोर्थ आंसर जो है वो बेटा इसका सही होगा, जिसमें आपके 5 प्राइम to 3 प्राइम इसमें ये सीक्वेंस आपके दे रखी है, तो आंसर जो है वो इसका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके एनिमल किंगडम। देखो भाई एक और इजी क्वेश्चन, द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर, यूनिक मेमेलियन बोले तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूनिक की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ मैमल्स के अंदर मिलनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं भाई, पिन्ना, बिल्कुल सर पिन्ना इज द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट देखिए मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, बिल्कुल नहीं सर ये गलत बात है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है मैमल्स के अंदर, मैमल्स में मिलता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल। मेमोरी ग्लैंड्स, तो सर मेमोरी ग्लैंड्स इज द मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, पर ये गलत हो गया, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट हेयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, तो यहां पर देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लिख रखी है सर, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूनिक नहीं है, प्रेजेंट तो है लेकिन यूनिक नहीं है। यहां अगर मैं बात करूं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तो सर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम लोगों को और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलती है, जैसे अगर हम अपन बात करें तो हमारे पास में ये रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में भी देखने के लिए मिलती है, एम्फीबिया में भी देखने के लिए मिलती है, देयरफॉर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल सर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और इसका आंसर भी जाएगा थर्ड। चौथे ऑप्शन की मैं बात करूं तो चौथे ऑप्शन में ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट गलत दे रखा है सर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, यहां पर होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज, तो यहां पर कोई लार्वल स्टेज जैसी चीज नहीं देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर हो गया हमारा थर्ड 194 में। क्वेश्चन नंबर 195, देखो भाई काफी टिपिकल क्वेश्चन लगा ये बच्चों को, बाकी एकदम इजी सा क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या था, क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का एडवांटेज कौन नहीं है। तो देखो
लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ये कह रहा है एडवांटेज नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए इन ब्रीडिंग के अंदर। अब ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, इसका आंसर कर दिया इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। बिल्कुल सर, मैं इस बात को मानता हूं कि इट डज नॉट डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एडवांटेज कौन सा नहीं है। एडवांटेज होने के लिए पहले उसे होना तो पड़ेगा, तो ये चीज तो होती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलती से भी टिक नहीं करना है। पहला ऑप्शन देखो, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। बिल्कुल सर, अगर अपन बात करें यहां पर तो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से यहां पर हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, ये बात बिल्कुल सही है, सत्य बात है सर ये। लेकिन इनब्रीड की और ये क्या है, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं सर यही तो डिसएडवांटेज है, यही डिसएडवांटेज है यहां पर हमारे पास में। देयरफॉर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196 आया अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से, और सर्कुलेटरी सिस्टम से इस बार इजी क्वेश्चंस की तो मानो लाइन ही है। देखो इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इन्होंने पूछा बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। अगर अपन डब्ल्यूबीसी के काउंट की बात करें तो हमारे पास में 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी देखने के लिए मिले। कौन से? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ये हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी। इनमें अगर सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो हमारे पास में होते हैं न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। दीज आर द लीस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड। तो देखो ये सबसे लीस्ट अबंडेंट होते हैं, तो ये बात इनकी बिल्कुल गलत हो गई, तो पहला तो आएगा ही नहीं सर। दूसरा देखो बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। सर एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट, ये सही बात है। नेक्स्ट देखो बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बिल्कुल सर, इन्हीं केमिकल्स के जरिए ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस। सर ये बात गलत है ना यहाँ पर। देखो अगर अपन बात करें किडनी शेप न्यूक्लियस की तो सर किडनी या मैं कहूं बीन शेप न्यूक्लियस किसमें देखने के लिए मिलता है? सर ये मिलता है हम लोगों को मोनोसाइट के अंदर देखने के लिए, जबकि ये कह रहा है बेसोफिल्स, ये तो गलत बात है सर। बेसोफिल्स के अंदर कैसा मिलेगा? सर बेसोफिल्स के अंदर हम लोगों को मिलता है बाइलोब न्यूक्लियस, इस तरीके का न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलता है। सर सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम एनसीईआरटी से। नेक्स्ट देखो बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट। बिल्कुल गलत बात है सर, बेसोफिल्स का नाम ही बेसोफिल है, किसकी वजह से? इनका बिकॉज ये क्या कर सकते हैं हम इनके स्टेन कर सकते हैं बेसिक डाई से, इसीलिए इनका नाम ही हम लोग बेसोफिल्स रखते हैं, बिकॉज दे कैन बी स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। और यहाँ पर ये कह रहा है ए ग्रेन्युलोसाइट, हम स्टेन ही ग्रेन्यूल्स को करते हैं, तो ये तो बात पूरी तरह से ही गलत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, तो सर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें बताना था कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट इसमें एक तो है बी और दूसरा सी, देयरफॉर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं 197, और 197 है सेल साइकिल से। फिर से सेल साइकिल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लैक्टोटेन, जो बात बिल्कुल ही गलत है। टेट्राड का जो फॉर्मेशन होता है बेटा ये जाइगोटिन में होता है, और सीन ये आपके कंप्लीटली क्लियरली सीन जो है वो आपके पेकाइटिन स्टेज में होता है। सो लेप्टोटिन में ना तो ये फॉर्म होता है ना ही ये क्लियरली सीन होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग द एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट। बिल्कुल बात सही है कि माइटोसिस की जो एनाफेज स्टेज होती है बेटा, इस एनाफेज स्टेज में आपके जो क्रोमोजोम है इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से आपके जो बहुत क्रोमेटिड बनते हैं ये आपके अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पेकाइटिन स्टेज, ये बात भी गलत है। टर्मिनलाइजेशन जो होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का जो डिसोल्यूशन जो होता है, डिसॉल्व जो होता है बेटा, ये आपके डिप्लोटिन स्टेज में तो स्टार्ट होता है और डाइकाइनेसिस में जाके कंप्लीट होता है। तो डिप्लोटिन में स्टार्ट हो रहा है, डाइकाइनेसिस में कंप्लीट हो रहा है, पेकाइटिन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सो पेकाइटिन स्टेज में टर्मिनलाइजेशन नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, टर्मिनलाइजेशन पेकाइटिन में नहीं होता है, ये बात सही। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज स्टेज। बिल्कुल बात सही है। टीलोफेज स्टेज में जब आपके क्रोमोसोम्स जो है डॉटर क्रोमोसोम ये आपके अपोजिट पोल पे मूव करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, देन उसके बाद में आपके क्रोमोसोम्स डिकंडेंस होकर क्रोमेटिन में कन्वर्ट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके उसके अराउंड फॉर्म्ड होने लगती है।
साथ साथ में न्यूक्लियोलस भी बनने लगता है। एंड आपके साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं ये अगेन आपके रिफॉर्म होने लगते हैं, रीअपियर होने लगते हैं। तो ये बात भी इसकी सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड है क्या उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर जो पैकेटिन स्टेज में होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। ये होमोलोगस पेयर है और इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बी एंड डी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर दें तो आपका थर्ड आंसर चला जाएगा बी एंड डी करेक्ट स्टेटमेंट। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कॉकरोच से रिलेटेड। देखो इजी सा क्वेश्चन आया कॉकरोच से भी। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया फैलिक ग्लैंड। तो भैया अगर मैं बात करूं फैलिक ग्लैंड की, तो फैलिक ग्लैंड आर द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये है ही नहीं पहली बात तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यूरिकोज ग्लैंड, यस सर बिल्कुल सही बात है, यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो नेफ्रोसाइट भी करते हैं। फैट बॉडी भी करते हैं। कोलेट्रल ग्लैंड, फिर से कोलेट्रल ग्लैंड, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि सर यूरिकोज, नेफ्रोसाइट एंड फैट बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑन ऑप्शन नंबर 4। होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। देखो 199 की अगर मैं बात करूं तो फिर से एक इजी सा क्वेश्चन आया जो कि टिश्यू के चैप्टर से आया। देखो भाई क्या दे रखा है इसमें, इसने कहा कि सर मास्ट सेल। तो अगर मैं मास्ट सेल की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को एक याद होगा डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाकर दे रखा था। तो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया था मास्ट सेल का, सॉरी नॉट मास्ट सेल का, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू का, तो वहां पर इसने मेंशन किया था मास्ट सेल को। फिर नेक्स्ट इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल। हमें पता है सर ब्रोंकियोल जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम। क्यों मिलती है सर? बाहर से आने वाली एयर को ये ट्रैप करेगा और ट्रैप करने के बाद में उसको बाय द हेल्प ऑफ सीलिया ये रिमूव करेगा सर। देयरफॉर यहां पर मिलेगी हमें सीलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट ब्लड, तो ब्लड को बोलते हैं सर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट है हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास फंक्शन किसका होता है? तो वहां फंक्शन होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन का। देयरफॉर यहां पर हम लोगों को एब्जॉर्प्शन के लिए मिलती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब इस हिसाब से ऑप्शन ए में सेकंड 2143, तो 2143 अगर अपन चलें तो 2143, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 200 पर। तो देखो अगर 200 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 200 में अपने को क्या देखने के लिए पूछा क्या गया है? तो देखो यहां इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। तो सर स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने को ये क्वेश्चन करना था। बाकी यहाँ पर केवल क्वेश्चन ने मजे लेने की कोशिश की है एनटीए वालों ने, बाकी है एकदम इजी क्वेश्चन। देखो भाई क्या पूछा, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। बिल्कुल होती है सर, लेकिन इसको फेसिकल नहीं बोलते सर, इसको हम लोग बोलते हैं फेसिया। इसको हम लोग बोलते हैं फेसिया। यहां पर इसने क्या किया, केवल एक वर्ड चेंज किया। तो बस ये तो ऐसे चुटकी ले रहा था तुम्हारी। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारे पास गलत। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। बिल्कुल सर, अगर हम लोग यहां पर याद करें थोड़ा सा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें होती है हमारे पास दो स्ट्रक्चर, एक होती है सर जिसे हम लोग बोलते हैं टी टिब्यूल, एक होती है हमारे पास में एल टिब्यूल। तो वहां पर स्टोर रहता है हमारे पास में कैल्शियम, जो कि काम आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein। यहां पर जो striated appearance है उसका पीछे का रीजन क्या है? तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो उसके पीछे का रीजन ही एक्टिन मायोसिन है। और एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट अगर तुम्हें थोड़ा याद है तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ी थी जेड लाइन। अब इस जेड लाइन से जुड़े हुए थे इस तरह से एक्टिन प्रोटीन, इस तरह से एक्टिन प्रोटीन जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के बीच में प्लेस्ड कौन थे? इन्हीं के बीच में प्लेस्ड थे इस तरह से मायोसिन प्रोटीन।
इस तरह से मायोटिन, मायोसिन प्रोटीन। अब मायोसिन फिलामेंट जो होता है वो होता है थोड़ा थिक। अब थिक की वजह से ये रीजन कैसा दिख रहा है, तो ये दिखता है सर थोड़ा डार्क रीजन। और डार्क रीजन तो इसी को हम लोग बोल देते हैं सर दिस इज डार्क बैंड। तो भैया डार्क बैंड जहां हल्का है वहां पर लाइट बैंड। तो देखो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि सर ये जो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है, ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट, M line is considered as the functional unit of contraction called sarcomere। तो ये इनकी बात बिल्कुल ही गलत हो गई सर। अगर अपन बात करें फंक्शनल यूनिट की, तो फंक्शनल यूनिट M लाइन नहीं है सर। M लाइन को कंसीडर आप नहीं कर सकते। हम लोग फंक्शनल यूनिट किसको कहेंगे, हम लोग फंक्शनल यूनिट कहेंगे कि सर जो स्ट्रक्चर एक Z लाइन से दूसरी Z लाइन के बीच में लाई करती है, दैट इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देयरफॉर यहां पर जो आंसर जाएगा वो आंसर इसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट विल बी बी एज वेल एज सी। तो आंसर चला जाएगा इसमें 3। तो भैया ये था हमारी तरफ से नीट 2023 का सॉल्यूशन। होप तुम लोगों को सबको समझ में आया होगा और बहुत ही इजी पेपर था। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों का बहुत ही शानदार पेपर हुआ होगा। तो आगे फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट।